हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा क्लास 11th का जो फंक्शन चैप्टर शुरू हुआ था उसका अगला लेक्चर है। और पहले लेक्चर में हमने बेसिक डेफिनेशन पे बातचीत किए थे बहुत, और जो बेसिक डेफिनेशन है उनके ऊपर एग्जांपल्स थोड़ा बहुत देखे थे। आज हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है उसको स्टडी करना है, और जहां तक आज के लेक्चर में होता है जितने टाइप्स में डिस्कस कर पाता हूं आपके साथ बातचीत कर लूंगा, ठीक है। तो लगभग 8-10 अलग अलग प्रकार के फंक्शंस होते हैं, उसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और प्रॉपर्ली नोट्स बना लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, होमवर्क कीजिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम फेस करेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। मेरे साथ साथ चलना, नहीं तो मुश्किल में आओगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन का जो पहला फंक्शन है वो है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में मैं कैलकुलस का भी कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बातचीत कर लूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हैवी लग सकता है आपको, बट थोड़ा सा ध्यान से मेरे साथ साथ पकड़ने का कोशिश करना, तो आराम से समझ जाओगे, है ना भाई, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, हेडिंग लगा देना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, सही बात है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन का जो सबसे पहला कैटेगरी है वो क्या होगा, वो होगा आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, सही बात है। वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, सही है। अभी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, देख तुमको ऑलरेडी पता है कि व्हाट इज एन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है ऑलरेडी आप बेसिक मैथ्स में जान चुके हो। इस प्रकार के एक्सप्रेशन को जैसे मैंने लिख के दिया था उधर, a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 and so on plus कहां तक, an तक। यहाँ पे a0, a1, a2 ये सारे के सारे क्या है, कोफिशिएंट्स है। उनको मैं ai से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जहां पे i वेरी कर रहा है 0 to m तक, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कोफिशिएंट, ठीक है। ये कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करता है टर्म में, हर एक टर्म में, ठीक है। a0 जो है वो क्या है, वो नॉन जीरो होगा हमेशा, क्योंकि वो क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट है। आप जानते हो इसके बारे में, वो हमेशा क्या है, वो लीडिंग कोफिशिएंट है। समझ आ रहा है क्या मेरी बात, ठीक है। तो n क्या है, n हो गया आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। n क्या हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, दैट इज होल नंबर्स होंगे, ठीक है। ये हमेशा क्या हो सकता है, होल नंबर्स। तो ये सब बेसिक आइडिया आपके पास ऑलरेडी है। इस प्रकार का जो n होगा उसको हाईएस्ट डिग्री बोलते हैं। n का वैल्यू 3 हो गया, तो ये 3 2 1 0, 0 के बाद नेगेटिव में नहीं जाएगा, क्योंकि डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, आप जानते हो, ठीक है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा अगर n का वैल्यू 3 है। n डिसाइड करेगा कि किस प्रकार के पॉलिनोमियल, दो तरीके से क्लासिफाई करा था, एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के टर्म्स में क्या आ रहा था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक, पेंटिक, ऐसे, ठीक है ना। और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इस प्रकार से चल रहा था। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो बट जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइंड नहीं होता, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। सारे लॉजिक्स मैंने आपको बताया थे उधर बेसिक मैथ्स में, है ना। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। अभी इस टाइप ऑफ फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे। समझ आ रहा है क्या, इस टाइप ऑफ फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे। अभी मैंने आपको बोला था हर एक टाइप में मैंने सारे फंक्शन का आपके साथ क्या बात करना है, ग्राफ्स के बारे में बात करना है, उनका डोमेन, उनका रेंज के बारे में, ठीक है। पहले हम डोमेन रेंज देखेंगे और फिर उसका ग्राफ्स के बारे में हम बातचीत करेंगे। समझ आ रहा है क्या, जरा ध्यान से देखिएगा मेरे साथ साथ, ठीक है। तो शुरू करने वाला हूं, ठीक है। दिस इज योर पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। दिस इज योर पॉलिनोमियल फंक्शन। एग्जांपल अगर देना चाहते हो तो m का वैल्यू 1 डालो तो लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन आएगा, 2 डालोगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन आएगा, 3 डालोगे तो क्यूबिक आएगा, बाइक्वाड्रेटिक आएगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे x हो गया इनपुट, ठीक है। x को अगर इरेज कर देंगे जो एक्सप्रेशन बनेगा वो हो जाएगा आपका f, दैट इज फंक्शन, और fx इज कोडोमेन नहीं, fx क्या है, रेंज, मतलब का आउटपुट। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो दिस रेंज, ठीक है। तो अगर मैं इसका डोमेन का बात करूं तो इसका डोमेन देखो फिक्स होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन जो है वो फिक्स है। यहाँ पे कोई भी आपको अनडिफाइंड वाला केस लग रहा है क्या, कहीं पे भी आपको कोई भी अनडिफाइंड वाला चीज लग रहा है क्या, बिल्कुल नहीं।
कहीं पे भी अनडिफाइंड होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। x का वैल्यू कुछ भी हो जाए ये एक्सप्रेशन हमेशा डिफाइंड होगा। x का वैल्यू कुछ भी हो जाए ये एक्सप्रेशन हमेशा डिफाइंड होगा। अभी आपका मन में शक आ सकता है सर अगर पावर में हाफ हो गया तो रूट x के अंदर तो नेगेटिव डिफाइन नहीं होता है, तो आप हर एक x के लिए कैसे बोल सकते हो डिफाइंड है? अरे पावर में कभी हाफ आ सकता है क्या? पावर में तो हमेशा होल नंबर्स होंगे, और अगर पावर में होल नंबर्स है तो अंदर x की जगह पे कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए डोमेन क्या होता है? दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द एक्सप्रेशन इज ऑलरेडी डिफाइंड। समझ में आ रहा है ना? दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द fx इज ऑलरेडी ऑलवेज डिफाइंड। समझ में आ रहा है? तो x का वैल्यूज क्या होगा? दोज वैल्यूज में कौन आएगा? कोई भी वैल्यू आप ले लो x का, कोई भी रियल नंबर ले लो, ये हमेशा डिफाइंड होगा। तो याद रखना पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या हो जाता है? इस प्रकार से रियल नंबर हो जाता है। ठीक है, इसको अगर दूसरे प्रकार से रिप्रेजेंट करें तो कैसे कर सकते हैं? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ओपन इंटरवल। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अभी बोलोगे सर पॉलिनोमियल फंक्शन का रेंज क्या है, बोलो। तो मैं यहां पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। मैं बोलूंगा पॉलिनोमियल फंक्शन का रेंज मैं बिना उसको क्लासिफाई किया आपको समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज कुछ और होता है और इवन डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज कुछ और होता है। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज कुछ और होता है और इवन डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज कुछ और होता है। ठीक है, तो बेसिकली पॉलिनोमियल फंक्शन का रेंज को स्टडी करने के लिए उनको आपको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला पार्ट हो गया ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। पहला पार्ट क्या हो गया? पहला पार्ट हो गया ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? पहले पार्ट क्या हो गया? ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। और दूसरा पार्ट में हम स्टडी करेंगे इवन डिग्री पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, तो पहले ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के बारे में स्टडी करने के लिए मैं कोई भी एक एग्जांपल पिक कर रहा हूं। जैसे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल उठा लेते हैं। ठीक है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मान लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल एक पिक कर रहा हूं। जैसे मान लो fx का वैल्यू मैंने कंसीडर कर लिया ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। समझ आ रहा है क्या? क्लियर है? जहां पे a हो गया लीडिंग कोएफिशिएंट तो a क्या होगा? नॉन जीरो होगा। ठीक है ना? तो ये मेरे पास एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। अभी इसका रेंज के बारे में मुझे बातचीत करना है। इसका रेंज के बारे में बातचीत करना मतलब fx का वैल्यू क्या हो सकता है फॉर x बिलोंग्स टू r, बिकॉज ये रियल नंबर जो है ये किसका वैल्यू है? x का वैल्यू है ना। x का वैल्यू कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, तो x अगर कोई भी रियल नंबर हुआ तो fx का वैल्यू क्या होगा वही तो मुझे निकालना है ना, रेंज बेसिकली। तो देखो किस प्रकार से सोचेंगे। ठीक है, जरा ध्यान से देखना। यहां से मैं x³ को कॉमन ले रहा हूं। यहां से क्या ले रहा हूं? x³ को कॉमन ले रहा हूं। तो यहां पे क्या आएगा? a आएगा प्लस इधर क्या आएगा? b डिवाइडेड बाई x आएगा। ठीक है, x³ कॉमन जाएगा तो नीचे x आएगा, इधर x² आएगा नीचे और इधर प्लस में d डिवाइडेड बाई x³ आएगा। ठीक है, अभी जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। ठीक है, अभी ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर मैं बोलूं कि x जो है वो प्लस इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, x इज टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी, मतलब x रियल नंबर का एक एक्सट्रीमा पे है। ठीक है ना? मतलब एकदम राइट साइड में है, प्लस इंफिनिटी। x बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर हो गया। x अगर बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर हो जाता है तो डिनोमिनेटर में इंफिनिटी अगर आ गया तो ये तीनों क्वांटिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना भाई। ये तीनों की तीनों क्वांटिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, और a क्या है? a सब कुछ डिसाइड करेगा ना तब। जरा सोच के देखो, a सब कुछ तब डिसाइड करेगा। ठीक है, a अगर सब कुछ डिसाइड किया तो a इंटू प्लस इंफिनिटी क्या हो जाएगा? प्लस इंफिनिटी का होल क्यूब तो प्लस इंफिनिटी होगा। अभी अगर a पॉजिटिव हुआ तो a पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, और अगर a नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। मतलब पूरा कहानी जो चेंज होगा वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? a के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में भी आपको रेंज तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल और इवन डिग्री पॉलिनोमियल दो ही क्लासिफिकेशन होंगे, बट ग्राफ्स जो बनेगा वो ग्राफ्स भी दो तरीके से चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन a। ठीक है, तो आपको वापस दो केस बनाना पड़ेगा। एक केस हो जाएगा लीडिंग कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन 0 और दूसरा केस हो जाएगा लीडिंग कोएफिशिएंट इज लेस देन 0। तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसे बोल देता हूं कि इधर मैं बात कर रहा हूं लीडिंग कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0 का और इधर मैं बात कर रहा हूं लीडिंग कोएफिशिएंट लेस देन 0 का। समझ में आ रहा है क्या? अगर लीडिंग कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो x जब प्लस इंफिनिटी को टेंड करेगा, fx भी किसको टेंड करेगा? बोलो तो किसको टेंड करेगा? ऑब्वियसली प्लस इंफिनिटी को टेंड करेगा, बिकॉज a पॉजिटिव है ना, तो ये सब के सब तो 0 हो गया।
ये पॉजिटिव प्लस ये पॉजिटिव इंफिनिटी की क्यूब क्या आएगा, पॉजिटिव ही तो आएगा। तो पॉजिटिव इंफिनिटी का क्यूब तो बहुत बड़ा नंबर का क्यूब कर रहे हो तो और भी बड़ा नंबर आएगा, और दोनों ही पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट ऑफ देम भी पॉजिटिव होगा। समझ आ रहा है ना, क्लियर है। तो एफ भी किस में जाएगा, प्लस इंफिनिटी को ही टेंड करेगा, है ना, प्लस इंफिनिटी के आसपास जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू में नहीं लिख रहा हूं, हमेशा एरो देके लिख रहा हूं। क्यों, क्योंकि ये इसका नजदीक जाएगा, ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में किसी को नहीं पता कि इंफिनिटी क्या होता है। समझ आ रहा है क्या, क्लियर है। अगर ए नेगेटिव हो गया तो आप सॉरी यहाँ पे तो बाकी है केस, अगर एक्स माइनस इंफिनिटी को टेंड कर लिया, माइनस इंफिनिटी है ना, एकदम छोटा से छोटा इधर माइनस इंफिनिटी को टेंड कर लिया, तो एफ एक्स किसको टेंड करेगा बोलो, माइनस बहुत बड़ा नेगेटिव का होल क्यूब अगर करोगे तो बहुत बड़ा नेगेटिव आएगा, ठीक है। -2 का क्यूब करोगे तो -8 आता है, सिमिलरली माइनस इंफिनिटी का क्यूब करोगे तो और भी बड़ा नेगेटिव नंबर आएगा। तो नेगेटिव नंबर इनटू ए तो स्टिल पॉजिटिव है ना, तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही होगा। तो एफ एक्स किसको टेंड करेगा, माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। बट इस केस में ये उल्टा हो जाएगा, एक्स अगर प्लस इंफिनिटी हो गया तो एफ एक्स किसको टेंड करेगा बोलो, एफ एक्स टेंड करेगा माइनस इंफिनिटी को। क्यों, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, ठीक है। और x अगर माइनस इंफिनिटी को टेंड कर लिया तो एफ एक्स किसको टेंड करेगा, प्लस इंफिनिटी को, बिकॉज ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों का प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस इंफॉर्मेशन के आधारित हम जो है वो उस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करने के बारे में सोचेंगे। जरा ध्यान से देखो, ठीक है, कि कैसे हम उसका ग्राफ को ड्रॉ कर पाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है। तो एक पॉसिबल ग्राफ में बना रहा हूं, मैं सिर्फ एक्स एक्सिस को ले रहा हूं, ठीक है। वाई एक्सिस तो है ही अपना जगह पे, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है ना। मैं सिर्फ एक्स एक्सिस को पिक कर रहा हूं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर एक्स एक्सिस अगर पिक करते हो तो इधर वाला साइड हो गया प्लस इंफिनिटी और इधर वाला साइड हो गया माइनस इंफिनिटी, क्योंकि ये बीच में ओरिजिन होगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, जानते ही हो आप सभी, ठीक है। तो एक्स मैं किसके लिए ग्राफ बना रहा हूं, ए ग्रेटर देन 0 के लिए। एक्स अगर माइनस इंफिनिटी को टेंड कर रहा है इधर, तो एफ एक्स मतलब क्या, y का वैल्यू, y तो वर्टिकल लाइन होता है ना, y का किधर होगा प्लस इंफिनिटी, इमेजिन कर, इधर होगा प्लस इंफिनिटी और इधर होगा माइनस इंफिनिटी। समझ में आ रहा है ना, उस इमेजिनेशन से ड्रॉ करो। x अगर माइनस इंफिनिटी हुआ तो एफ एक्स दैट इज y का वैल्यू किधर जा रहा है, माइनस इंफिनिटी, मतलब ये किधर आएगा, नीचे आएगा। समझ में आ रहा है ना। और x अगर प्लस इंफिनिटी है तो एफ एक्स भी प्लस इंफिनिटी, दैट इज y का वैल्यू किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ग्राफ जो होगा वो यहां से शुरू होकर के कहां पे खत्म होगा, यहां पे खत्म होगा। समझ में आ रहा है ना, ग्राफ यहां से शुरू होकर कहां पे खत्म होगा, यहां पे खत्म होगा। बट अभी सवाल आएगा यहाँ पे बीच में बहुत सारे कंडीशन आएंगे। क्या कंडीशन, कि देखो कि यहाँ पे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, तो इसका मैक्सिमम 0 कितना आ सकता है, ठीक है। इसका मैक्सिमम जीरोस कितने आ सकते हैं। देख ये सब तुम 10th में पॉलिनोमियल चैप्टर में ये सब ग्राफ वगैरह देखे होंगे, बट समझे कुछ नहीं थे। अभी समझा रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बस रट लिए थे तब, ठीक है। ध्यान से जरा समझिएगा ये सब के पीछे लॉजिक क्या है, कि एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स, हाइएस्ट डिग्री जितना है, एक क्वाड्रेटिक का 2 रूट क्यों होता है, क्योंकि उसका मैक्सिमम डिग्री कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। एक क्यूबिक इक्वेशन का मैक्सिमम डिग्री कितना है, हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो उसका मैक्सिमम रूट्स कितना होगा, 3 रूट्स होगा ना भाई। उसका मैक्सिमम रूट्स कितना होगा, उसका मैक्सिमम रूट्स कितना होगा, 3 होगा। समझ में आ रहा है। उन 3 रूट्स में क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है, या तो तीनों के तीनों रूट रियल हो जाए, या तो तीनों के तीनों रूट क्या हो जाए, रियल रूट्स हो जाए, या तो एक रियल रूट और 2 इमेजिनरी रूट हो जाए। समझ में आ रहा है ना, या तो तीनों के तीनों रूट रियल हो जाए और एक रियल, या फिर दूसरा केस क्या पॉसिबल हो सकता है, एक रियल रूट 2 इमेजिनरी। क्यों सर आप 2 रियल और 1 इमेजिनरी क्यों नहीं बोल रहे हो, बिकॉज आप जानते हो कि इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में ऑकर होता है। इफ वन रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज a प्लस आइटा b, देन द अदर रूट मस्ट बी a माइनस आइटा b। पढ़े थे 10th में ये चीज, समझ में आ रहा है ना। इमेजिनरी रूट्स कभी भी अकेला नहीं आता है, उसका साथी को लेके चलता है हमेशा। एक रूट अगर 2 प्लस 3 आइटा हो गया तो अदर रूट 2 माइनस 3 आइटा होगा, ये कंफर्म है। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। तो इमेजिनरी रूट कभी भी अकेला नहीं आता है, वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। तो 3 में से अगर इमेजिनरी का बात किया तो 2 तो ऐसे ही चला गया, तो बचता क्या है, 1। और तो कोई पॉसिबल केसेस होगा ही नहीं ना, आप सोच के देखो।
ठीक है ना। अभी अगर इमेजिनरी नेक्स्ट पेयर की बात करें तो 4 रूट होना पड़ेगा, बट 4 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। बट अगर आप 5 डिग्री पॉलिनोमियल, पेंटिक पॉलिनोमियल का बात करो तो उधर 3 केस हो जाएगा। बोलो क्या, या तो 5 रियल रूट, या तो 3 रियल रूट 2 इमेजिनरी रूट, या तो 1 रियल रूट 4 इमेजिनरी रूट। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो मैं एक एग्जांपल लेकर के बस समझा रहा हूं इसके बारे में, तो अब इसके बारे में बातचीत करते हैं। या तो 3 रियल रूट होगा, या तो दूसरा केस क्या हो जाएगा, 1 रियल रूट्स एंड 2 इमेजिनरी रूट्स, 1 रियल रूट्स एंड 2 इमेजिनरी रूट्स। समझ में आ रहा है ना, क्यूबिक की केस में ये 2 ही पॉसिबिलिटी होगा। समझ आ रहा है क्या, क्लियर है भाई। अभी रियल रूट का मतलब क्या है, रियल रूट मतलब जो एक्स एक्सिस को कट करके जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पे क्या है, ये तो रियल नंबर लाइन है ना, ये इमेजिनरी नंबर लाइन थोड़ी ना है, ये तो रियल नंबर लाइन है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो ग्राफ में बना रहा हूं वो कौन सा केस के लिए बना रहा हूं, 3 रियल रूट्स के लिए बना रहा हूं, तो आप ग्राफ को किस प्रकार से बनाओगे, यहां से स्टार्ट करोगे और ग्राफ यहां पे जाके खत्म होगा। बट 3 रियल रूट्स है तो एक्स एक्सिस को कितना बार कट करके जाएगा, 3 बार कट करके जाएगा। दैट इज कुछ ऐसे इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होते होते यहां पे जाके वो खत्म होगा, ठीक है ना। ये देख रहे हो अल्फा, ये देख रहे हो बीटा, ये देख रहे हो गामा, 3 प्रकार के रूट्स आ रहे हैं। ऐसे ही मैंने डिनोट किया, 3 रियल रूट आ रहा है। समझ में आ रहा है ना, 3 रियल रूट मतलब तीनों के तीनों रियल वैल्यूज दे रहा है, एक्स एक्सिस को कट करके दे रहा है। रूट मतलब क्या होता है, व्हाट इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए कौन होता है, रूट होता है। जीरो रूट कहानी तो सेम है ना दोनों का। समझ में आ रहा है ना, मतलब क्या कि x का वो वैल्यू जिस वैल्यू के लिए fx का आंसर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहां पे देखो ना, x का वैल्यू अल्फा पे ग्राफ जो है वो कहां पे कट किया, एक्स एक्सिस पे कट किया, और एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट का y का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर का कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो ना, y का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, और y कौन है, fx है, fx 0 है। मतलब ये तीनों के तीनों क्या हो गया, 3 रियल रूट्स हो गए। समझ में आ रहा है ना, जहां पे fx का वैल्यू क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ये हो गया ग्राफ ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या हो गया, किताब उठा करके देख लेना, 10th का पॉलिनोमियल उधर रटा दिया था मास्टर, इधर मैं समझा के दे रहा हूं, जरा ध्यान से देख, ठीक है। ये हो गया ग्राफ ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोला, ग्राफ ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हेन लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव एंड the roots, all the 3 roots are real। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। अभी मैं आपको बना करके दिखाता हूं कि एक रियल रूट वाला ग्राफ कैसे होगा, ठीक है। अभी मैं कौन सा ग्राफ बनाने जा रहा हूं, 1 रियल रूट, 1 रियल रूट प्लस 2 इमेजिनरी रूट, प्लस 2 इमेजिनरी रूट। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। तो कैसे होगा ग्राफ, अगर 1 रियल रूट है तो आप सोचो ना कि एक्स एक्सिस को कितना बार कट मारेगा, शुरू तो होना है यहां से, खत्म भी होना है यहां पे, और एक्स एक्सिस को कितना बार कट मारेगा, 1 बार कट मारेगा। 2 बार कट क्यों नहीं मारा सर, क्योंकि दोनों रूट इमेजिनरी है ना, इमेजिनरी है तो ये काल्पनिक है, काल्पनिक है तो आपको रियल फील्ड में दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है ना, 2 + 3 आएगा, 2 - 3 आएगा, जैसी चीजों को आप रियल कार्टेशियन प्लेन में कहां पे ड्रॉ करोगे, नहीं कर पाओगे। इसके लिए कॉम्प्लेक्स प्लेन चाहिए, आर्डिनल प्लेन चाहिए। समझ आ रहा है ना, तो अब क्या करोगे कि ग्राफ को ऐसे कर दोगे। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है, ठीक है भाई, है ना। तो ये हो गया आपका प्रॉपर ग्राफ, ठीक है। तो ये देखो एक जगह पे वो कट मार के गया, तो एक रियल रूट आया और रिमेनिंग दोनों रूट छुपा हुआ है, इमेजिनरी रूट है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफ ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव एंड ओनली 1 रियल रूट एंड 2 इमेजिनरी रूट्स। समझ में आ रहा है। अभी सोचो, आप खुद सोचो, खुद सोच सकते हो कि अगर a < 0 हो गया तो ग्राफ कैसे होगा, बोलो। अरे भाई क्या होगा, सिर्फ कहानी तो चेंज होना, x a अगर <0 हो गया तो x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी में fx का वैल्यू प्लस इंफिनिटी, मतलब fx ऊपर है, और x जब प्लस इंफिनिटी में जा रहा है तो fx माइनस इंफिनिटी में आएगा। मतलब पहले नीचे से शुरू होकर ऊपर खत्म हुआ था, अभी ऊपर से शुरू होकर नीचे खत्म होगा, बाकी तो सारी कहानी सेम रहेगा। तो अभी ग्राफ पूरा पूरा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ऐसे। समझ में आ रहा है ना, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा गामा। समझ में आ रहा है ना। ये भी कौन सा केस में ये ग्राफ बना रहे हैं, ये 3 रियल रूट्स का केस में ही ग्राफ बना रहे हैं, क्योंकि 3 बार कट मारा। और इधर अगर मैं बात करूं तो कैसे हो जाएगा आपका ग्राफ, आपका ग्राफ जस्ट ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। ऊपर से नीचे होके, ऊपर से शुरू होके नीचे खत्म होगा, ठीक है। ये किस केस में हो गया, 1 रियल रूट प्लस 2 इमेजिनरी रूट, 1 रियल रूट प्लस 2
इमेजिनरी रूट्स। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया मेरा कंप्लीट डिस्कशन अबाउट ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के बारे में नहीं, ये तो मैंने डिस्कस किया, बस एक एग्जांपल दिखाया आपको अबाउट क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली जरा आप ट्राई करना तो पेंटिक पॉलिनोमियल के बारे में क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकता है, ऐसे ही होगा, बस एक और केस इंक्रीज हो जाएगा। एक बार 5 जगह पे कट करेगा, ठीक है ना, 5 जगह पे कट करेगा मतलब क्या होगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, 5 जगह पे कट मार देगा। ये देख 1 2 3 4 5, ठीक है। एक बार क्या होगा, 3 रियल रूट, ऐसे वाला केस हो जाएगा, और एक बार क्या होगा, 1 रियल रूट। तो इन दोनों केस के साथ ये दोनों भी पेंटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट समझो कि पेंटिक पॉलिनोमियल अगर है तो मैक्सिमम 5 रियल रूट्स हो सकता है। तो सेकंड केस जो होगा 3 रियल रूट प्लस 2 इमेजिनरी रूट, उस केस को ये रिप्रेजेंट करेगा, और थर्ड केस जो होगा उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। ये दोनों भी पेंटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ क्यूबिक का ही ग्राफ होगा, ये 99 डिग्री पॉलिनोमियल का भी ग्राफ हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ क्यूबिक का ही होगा। समझ में आ रहा है ना? जितना डिग्री ज्यादा होगा ग्राफ्स का पॉसिबिलिटी उतना ही बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? ग्राफ्स का पॉसिबिलिटी उतना ही बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ग्राफ्स का पॉसिबिलिटी उतना ही बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है? क्लियर है? और अगर ए लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव हो गया तो कुछ चेंजेस नहीं, बस ग्राफ को उल्टा कर दो, ठीक है, उल्टा कर दो, ये नीचे से ऊपर, ये ऊपर से नीचे, ठीक है, खत्म बात। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो अभी जाकर के मैं आपको और डिग्री, मैंने बोला था ना कि पॉलिनोमियल फंक्शन का रेंज में डायरेक्टली बता नहीं सकता आपको, वो और डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज कुछ और होता है और इवन डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज कुछ और होता है। वो क्या होता है अभी आप देख सकते हो जरा ध्यान से, ठीक है, अभी आप देख सकते हो जरा ध्यान से। अगर मैं अभी रेंज का बात करूं तो अभी आप समझ पाओगे। देख रहे हो कि कोई भी ग्राफ में आप देखो x का वैल्यू अगर पूरा रियल हो रहा है तो fx कहां तक चल रहा है, ये इधर चल रहा है ऐसे, ये भी इधर चल रहा है ऐसे, ये भी इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है, इंफिनिटी तक चल रहा है, ये माइनस इंफिनिटी तक चल रहा है, ठीक है। ये सारे ग्राफ्स कंटिन्यूड है कहां तक, अप टू ऊपर प्लस इंफिनिटी और नीचे माइनस इंफिनिटी। तो मतलब क्या, अगर fx का वैल्यू पूरा प्लस इंफिनिटी और नीचे पूरा माइनस इंफिनिटी को छू रहा है तो y का वैल्यू क्या पॉसिबल हो गया, रेंज मतलब किसका वैल्यू, y का वैल्यू, fx का वैल्यू, वो क्या पॉसिबल हो गया, एकदम नीचे से एकदम ऊपर तक सारे वैल्यूज ले रहा होगा, मतलब क्या, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। समझ में आ रहा है ना? अगर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी बात करें उसका मतलब क्या है, पूरा पूरा रियल नंबर सेट हो गया, रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है ना? तो पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन तो रियल नंबर होता है, चाहे ऑड डिग्री हो इवन डिग्री हो, बट ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज भी रियल नंबर हो जाता है, बट इवन डिग्री के केस में पूरा रियल नंबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है समझते, सेम रीजन है, ठीक है, समझते थोड़ी देर में। आप घर पे ये सब नोट करने के बाद आपके पास अगर समय है तो आप समय क्या है, आपको तो करना ही है अभी इनिशियल स्टेज, आप पेंटिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लेकर के ऐसे ही जजमेंट वगैरह करके पॉसिबल ग्राफ्स बना करके मेरे को दिखाना, मैं वेडनेसडे को चेक करूंगा, ठीक है। क्लियर है भाई, समझ गए? तो ये आपका होमवर्क रहा, पेंटिक पॉलिनोमियल खुद से बात करना है। अगर बात करना है तो 7 डिग्री 9 डिग्री 11 डिग्री सारे और डिग्री बात कर सकते, इतना कौन करेगा, ठीक है। 2 कर लिया बात, आराम से बाकी सारे खुद से ही बना दोगे, ठीक है। पेंटिक पॉलिनोमियल का कितने पॉसिबल केसेस होंगे वो सारे मेरे को एक बार बना के दोगे, दोनों केस में a ग्रेटर देन 0 a लेस देन 0, ठीक है। तो आप ये करोगे, ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। अभी हम अगला केस में चलते हैं, दैट इज इवन डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, मैं इरेज कर रहा हूं। इसको नोट कर लो, मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इवन डिग्री पॉलिनोमियल्स के बारे में, सही है भाई। अभी देखते हैं भाई इवन डिग्री पॉलिनोमियल्स। इवन डिग्री पॉलिनोमियल्स क्या है देखते चलो, बी पार्ट है ना, इवन डिग्री पॉलिनोमियल्स। ध्यान से देखो, इवन डिग्री पॉलिनोमियल्स मतलब एक एग्जांपल से समझाते हैं सर, ले लेते चलो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई भी एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, ए एक्स टू दी पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ई, जहां पे ए नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये हो गया आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्लियर है सर, समझ में आ रहा है? चलो, तो अभी इसका बातचीत करना है तो आप जानते ही हो, तो ये इसका बातचीत जो है वो डिपेंड कर जाएगा किसके ऊपर, सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री को कॉमन लो, जैसे और डिग्री में किए थे वैसे ही करना है। ए प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर
प्लस डी बाई एक्स क्यूब प्लस ई डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 4, इस प्रकार से होगा। अभी आप जानते हो कि अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ तो कुछ और बात होगा, और इधर a अगर लेस देन 0 हुआ तो कुछ और बात होगा, ठीक है ना। a अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो कुछ और बात होगा, a अगर लेस देन 0 हुआ तो कुछ और बात होगा, ठीक बात है, क्लियर है। तो अभी क्या होगा, सबसे पहले x अगर माइनस इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो क्या होगा आपको देखना है, और x अगर प्लस इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो क्या होगा देखना है। तो जरा ध्यान से सोचो, fx किसको टेंड करेगा दोनों ही केस में। इधर भी अगर x माइनस इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो क्या होगा, x प्लस इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो क्या होगा। दोनों ही केस में fx का कहानी क्या होगा वो एक बार सोचने का प्रयास करो, जरा ध्यान से देखो। x अगर माइनस इंफिनिटी को टेंड किया, x अगर माइनस इंफिनिटी को टेंड किया तो देखो ये सारे के सारे तो जीरो, दोनों ही केस में ये सब के सब तो जीरो, ये a और x टू दी पावर 4 बचा। अभी चाहे माइनस इंफिनिटी हो या प्लस इंफिनिटी हो, दोनों का पावर में क्या बचेगा, इवन बचेगा। तो माइनस हो या प्लस हो, जब पावर में इवन हो जाता है तो आंसर घूम के क्या आ जाता है, प्लस इंफिनिटी हो जाता है। आप जानते हो जब पावर में इवन हो जाता है तो अंदर में कोई डिपेंडेंस होता ही नहीं है, माइनस हो या प्लस हो, पावर हो, अगर पावर में इवन है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा हमेशा। तो ये पॉजिटिव हो गया, और ए भी क्या है, पॉजिटिव है। तो इन दोनों ही केस में आंसर किसको टेंड करेगा, प्लस इंफिनिटी को टेंड करेगा। समझ में आ रहा है क्या। और इन दोनों केस में क्या होगा, इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों ये तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव किसको टेंड कर लिया, माइनस इंफिनिटी को टेंड कर लिया। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है, पक्का। चलो समझ आता है मेरी बात, क्लियर है ना। तो अभी अगर मैं ग्राफ बनाने गया, तो आप देख सकते हो ग्राफ्स बनाते फिर रेंज पे बातचीत करेंगे, ठीक है ना। ग्राफ्स बनाते जरा, ठीक है। सबसे पहले a ग्रेटर देन 0 वाला ग्राफ बनाते, ठीक है। a अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो पहले तो रूट का जजमेंट बता, कितना रूट हो सकता है, 4 मैक्सिमम रूट्स, क्योंकि डिग्री 4 से बड़ा नहीं हो सकता है तो 4 है मैक्सिमम रूट्स। तो क्या पॉसिबल हो सकता है, चारों के चारों रियल हो सकते हैं, 2 रियल हो सकता है एंड 2 इमेजिनरी हो सकता है, और फिर चारों के चारों रूट्स कैसे हो सकते हैं, इमेजिनरी। और कोई पॉसिबिलिटी होगा क्या, बिल्कुल नहीं, ये 3 ही पॉसिबिलिटी होगा। तो 3 पॉसिबिलिटी के लिए मैंने 3 ग्राफ खींच लिए, ठीक है। चलो ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, और ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, ठीक है। तो बनाते जरा ग्राफ, ठीक है। तो a ग्रेटर देन 0 में सबसे पहले ये कौन सा केस में बना रहा हूं, 4 रियल रूट वाला केस, ये 2 रियल 2 इमेजिनरी, और इधर में क्या बना रहा हूं, इधर में बना रहा हूं चारों के चारों कैसे रूट होंगे, इमेजिनरी रूट होगा। अभी जरा ध्यान से देखना कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, देखना, ठीक है। 4 रियल रूट मतलब एक्स एक्सिस को 4 बार कट मारेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस को 4 बार कट मारेगा। माइनस इंफिनिटी में ग्राफ ए जब पॉजिटिव है, इस वाले केस में माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी दोनों में एफएक्स किधर भाग रहा है, प्लस इंफिनिटी, मतलब इधर भी ऊपर होगा और इधर भी ऊपर होगा, मतलब ग्राफ अभी ऊपर से शुरू होके ऊपर खत्म होगा, ठीक है, ऊपर से शुरू होके ऊपर खत्म होगा, ठीक है। और कट कितना बार करना है, इसको 4 बार करना है। अगर कट 4 बार करना है तो कुछ ऐसे हो जाएगा ना ग्राफ, समझ में आ रहा है। ये देख, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, ये 4 बार कट कर लिया। अभी हो गया आपका 2 रियल 2 इमेजिनरी, तो कट कितना बार करेगा, जितना रियल रूट से उतना बार ही कट करेगा, ऊपर से शुरू होकर ऊपर खत्म होगा, और 2 बार कट करेगा, मतलब ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और अभी क्या है, 4 इमेजिनरी मतलब एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। अगर एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करता है तो ऊपर से शुरू होकर अगर ऊपर ही खत्म होना है, और अगर एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है तो क्या सिनेरियो होगा, या तो ऐसे हो सकता है, ठीक है, या तो ऐसे भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना, ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। तो ये सब बात थोड़ा सा हायर लेवल हो जाता है, ये सब हम 12th में बातचीत करेंगे। ये क्या हो गया, टर्निंग पॉइंट्स हो गया, ठीक है। ये सब किसमें बातचीत हो गया, टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है। टर्निंग पॉइंट्स मतलब डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। वो पॉइंट जहां पे टेंजेंट खींचोगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा उस पॉइंट पे, ठीक है ना। तो ये सब हम बाद में बात करेंगे। ऐसा नहीं कि ये 4 ही केसेस पॉसिबल है, और भी केसेस हो सकते हैं। रिपीटेड रूट वाला का केस ले लिया, देखो इसका ग्राफ मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं ना, जरा ध्यान से देखिएगा, ऐसे भी हो सकता है ग्राफ, कोई इशू नहीं है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। ऐसे भी मैं ग्राफ बना सकता हूं,
फोर रियल रूट वाले केस में ऐसे भी ग्राफ बना सकता हूं। मान लो मेरा पॉलिनोमियल जो है वो कुछ इस प्रकार से हो गया, x माइनस वन होल टू दी पावर 4। तो इसका अगर चारों रूट निकालोगे तो चारों के चारों रूट क्या आएगा, 1 1 1 1 आएगा, ठीक है ना। तो चारों के चारों अगर 1 1 आएगा तो एक ही जगह पे तो टच करके जाएगा ना ग्राफ, समझ में आ रहा है, एक ही जगह पे तो टच करके जाएगा। तो ये भी 4 रियल रूट का पॉसिबल ग्राफ हो सकता है। तो ग्राफ्स का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। मैं बस आपको आइडिया देके रख रहा हूं ताकि 12th में जब आपके साथ ये सब बातचीत में करूं तो आपको ध्यान से चीजों पकड़ पाओ, ठीक है। हर साल में 11 में बातचीत करता हूं ये सब, ठीक है। हकीकत में ही अगर 12 का बातचीत है, ठीक है। तो ये समझ गए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया इसके बारे में, समझ में आ रहा है ना। तो अभी आप देख रहे हो अच्छा चलो इसके बारे में बातचीत कर लिया तो उसके बारे में कर लेते हैं। a लेस देन 0, ठीक है। a लेस देन 0 में क्या हो जाएगा सर, कुछ ही नहीं होगा। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, ठीक है। पहले केस में ग्राफ को उल्टा कर दो, मतलब नीचे से शुरू होकर नीचे खत्म होगा, ठीक है ना। तो ऐसे हो जाएगा ग्राफ, ठीक है। फिर दूसरा केस में ऐसे हो जाएगा और तीसरा केस में या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, ठीक है। सिर्फ ये 4 पॉसिबिलिटी नहीं, और भी अलग अलग प्रकार के पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया एग्जांपल x माइनस वन होल टू दी पावर 4 का। रिपीटेड रूट का कंसेप्ट अगर आ गया तो और भी मल्टीपल पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा, बट मैं बस आपको थोड़ा सा आइडिया लगा रहा हूं, ठीक है, कि किस प्रकार से केसेस होता है एग्जैक्टली, है ना। चलो अभी मैं अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो हमारा एम क्या था कि ग्राफ्स तो हमने बना दी। अभी हमारा एम क्या था, ये एक्स एक्सिस है सबके सब, ठीक है ना। बीच में कहीं पे भी आप वाई एक्सिस खींच सकते हो, ठीक है। तो अभी मेरा एम क्या था कि रेंज निकालना, इवन डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज निकालना। तो जरा ध्यान से देखो कि इवन डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज जो है वो तो सर पूरा डिपेंडेंट हो गया किसके ऊपर, ए के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। बोले सर क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, हमको तो दिख नहीं रहा है ऐसा कोई चीज। ध्यान से देखो, अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर में पूरा इंफिनिटी तक चल रहा है, ये चलता ही जा रहा है, ऊपर में पूरा इंफिनिटी तक जा रहा है, बट नीचे पूरा इंफिनिटी तक नहीं जा रहा है। तो नीचे एक मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। जरूरी नहीं है कि ये दोनों हमेशा सेम लेवल में होगा, ये और भी नीचे हो सकता है ऐसे, ठीक है ना, जरूरी नहीं है, ठीक है। ये सब कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस का बातचीत है। नीचे कोई ना कोई एक मिनिमम वैल्यू तो होगा, मतलब नीचे ये पूरा ग्राफ माइनस इंफिनिटी तक तो नहीं जाएगा, इतना कंफर्म है, क्योंकि ये घूम रहा है, देखो समझ में आ रहा है ना। तो अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ तो इसका रेंज में दूंगा सब मिनिमम वैल्यू से लेकर के कहां तक, इंफिनिटी तक। और वो मिनिमम वैल्यू हम निकालना सीखेंगे क्लास 12 डिफरेंशियल कैलकुलस मैक्सिमम मिनिमम वाला चैप्टर में, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। आपका फिजिक्स मास्टर लोग नहीं बोल देता है कि सर इंटीग्रेशन वगैरह हम नहीं सिखाएंगे, क्या वो क्या मैथ्स वाले मास्टर को बोल देना कि वो सिखाने के लिए, ठीक है ना। वो बचता है अपना काम से, समझ में आ रहा है क्या। अपन तो सिखा ही नहीं सकते इंटीग्रेशन अभी, क्योंकि इंटीग्रेशन सिखाने के लिए मेरे को 6 महीना तुमको तैयार करना पड़ेगा पहले। डिफरेंशियल कैलकुलस का फील्ड दिलाने के लिए एनसीईआरटी रटाना दूसरी बात है, अगर रटाना है तब तो सिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है, समझ में आ रहा है ना। अगर डीप में जाकर के जिस प्रकार से खुद सीखा उस प्रकार से अगर आपको सिखाना चाहता हूं और आईटी तक लेके जाना चाहता हूं, आईटी का सवाल अगर आपसे पानी जैसा बनाना चाहता हूं, तब मेरे को वो समय देना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट के ऊपर, समझ में आ रहा है ना। अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। और 12 के बिना दुनिया पूरा इंडिया में ढूंढ लो, कहीं पे भी कैलकुलस का बात 12 से पहले किया ही नहीं जाता, क्योंकि आपका माइंड सबसे पहले उसका डेवलप होना चाहिए, समझ में आ रहा है, जो अपन 11 पर कराते हैं, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फिजिक्स मास्टर्स का, जो आपको कैलकुलस अच्छे फिजिक्स टीचर करा के देते हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर ही होता है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। हरिश्चंद्र वर्मा खोलिएगा तो आपको मिल जाएगा पहला चैप्टर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन उनका काम होता है करा के देने का, ठीक है। बट कुछ मास्टर्स ऐसे होते हैं तो फालतू में बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर फिजिक्स मास्टर आपको नहीं पढ़ा रहा है तो यूट्यूब खोल के बोल रहा हूँ, ये मत उम्मीद में रहना कि मैथ्स में ये होगा, ठीक है। मैथ्स में ये 12 में होगा और इन डिटेल में होगा, ठीक है। बहुत बातचीत करेंगे, ठीक है। फिजिक्स से 1000 गुना ज्यादा बातचीत होगा मैथ्स में, ठीक है। बट अभी 11th में ये बातचीत नहीं होगा कैलकुलस के बारे में, ठीक है। तो फिजिक्स मास्टर लोग बोलते रहते होंगे आपको कि मैथ्स टीचर को बोलो पढ़ाने के लिए। दोस्त, मैथ्स टीचर का काम नहीं है 11th में कैलकुलस पढ़ाना, ठीक है। फिजिक्स में ऊपर कैलकुलस का जरूरत होता है, वो फिजिक्स टीचर का काम होता है शुरुआत वाले चैप्टर में करा के देने के लिए। कोई भी फिजिक्स बुक आप खोलो, पहला चैप्टर ही मिलेगा फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, अच्छा किताब अगर ढूंढते हो, ठीक है। और अच्छे फिजिक्स टीचर्स हमेशा करा के भी देते हैं ये चीज, ठीक है। बाकी कुछ फिजिक्स टीचर है जो नाम बकते रहते हैं, ठीक है ना, तो उनका काम ये होता है। तो आप ये उम्मीद में मत रहिएगा कि अपन पढ़ाएंगे क्लास 11 में कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस वगैरह, अपना ये काम नहीं है, ठीक है। अपना सिलेबस बहुत पढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसे आईटी में टॉप करोगे आप, उसी प्रकार से आपको पढ़ाएंगे ना भाई, ठीक है। तो आपको अगर पढ़ना है तो आप यूट्यूब से पढ़ लेना, ठीक है। यूट्यूब से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा सोर्सेस है ना। तो
क्या बातचीत कर रहा था यार? हाँ, तो a ग्रेटर देन 0 में जो मेरा रेंज हो गया ये मिनिमम वैल्यू, सम मिनिमम वैल्यू से कहां तक हो गया? इंफिनिटी तक हो गया। समझ में आ रहा है? और आप देखो a लेस देन 0 के केस में ग्राफ जो है वो कहां पे जा रहा है? एकदम माइनस इंफिनिटी तक पहुंच रहा है, बट प्लस इंफिनिटी तक वो नहीं पहुंच रहा है। सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू पे वो रोक रहा है अपने आप को, ठीक है? वो रोकता है अपने आप को, ठीक है ना? यहां पे भी जरूरी नहीं है कि ये दोनों सेम लेवल पे होगा, ये ऊपर जाकर के ऐसे भी हो सकता है, ठीक है? तो a लेस देन 0 के लिए रेंज क्या हो जाएगा? सम माइनस इंफिनिटी, एकदम माइनस इंफिनिटी से कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू पे जाकर के रुक जाएगा, ठीक है? तो बोलो मैं पहले कैसे आपको ग्राफ का रेंज का वैल्यू बता देता, ठीक है? किताबों में तो आपको पहले ही लिखा हुआ दिखेगा, बट इसके पीछे लॉजिक क्या है, कितना कुछ मेहनत करने के बाद ये लॉजिक समझ में आता है कि क्यों ऐसे दिया गया। समझ में आ रहा है? तो ये फील लेना जरूरी है। और ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आप निकाल सकते हो क्लास 12 में कैलकुलस पढ़ने के बाद। इसीलिए फंक्शन पार्ट 1 में जो रेंज होता है ना, रेंज का कुछ ही प्रकार के रेंजेस आप अभी निकाल सकते हो। बाकी जो रेंज के क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे रेंज के क्वेश्चन में कराऊंगा जो 12 में आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे उन फंक्शंस की रेंज निकालनी, ठीक है? हर फंक्शंस का, जैसे मैंने आपको कोई भी अभी 6 डिग्री पॉलिनोमियल या फिर 4 डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज पूछ लिया तो आप नहीं निकाल पाओगे उसका रेंज, बिकॉज उसका रेंज निकालने के लिए आपको उसका मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू निकालना जरूरी होगा, जो कि आप अभी नहीं निकाल पाओगे। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो रेंज का डोमेन के सारे प्रकार के क्वेश्चन तो लगभग कर लेंगे इनवर्स फंक्शन को छोड़ के, बट रेंज के वही क्वेश्चंस कर पाएंगे जो अभी तक हमने जो कुछ सीखा उसके आधारित कर पाए, ठीक है? बाकी बातचीत हमारा पूरा 12 में कैलकुलस में होगा ही, ठीक है? तो ये हो गया हमारा कंप्लीट बातचीत, रेंज के बारे में बोल दिया। अभी थोड़ा देर वो फील दिला देता हूं जो हम ऑलरेडी नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फील। तो तेरे को और थोड़ा मजा आ जाएगा, नहीं भाई? ठीक है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? देख, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है? आप जानते हो कि a अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो ग्राफ ऊपर से शुरू होकर ऊपर खत्म होगा। इसका पॉसिबिलिटी क्या होगा? या तो दोनों के दोनों रियल रूट, या तो दोनों के दोनों क्या? इमेजिनरी रूट। समझ में आ रहा है ना? तो क्वाड्रेटिक में आपको 3 प्रकार के ग्राफ दिखेगा, देखना जरा। ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक में बातचीत करेंगे। ए अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो ऊपर से शुरू होकर ऊपर खत्म होगा। अगर दोनों के दोनों रियल रूट है तो ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है? अगर दोनों के दोनों इमेजिनरी है तो ग्राफ ऊपर से चला जाएगा, कट ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? और एक और पॉसिबिलिटी दिख जाएगा जो मैं आपको अभी यहाँ पे समझा रहा था, x-1 होल टू द पावर 4, जैसे रिपीटेड रूट का कंसेप्ट। एक और ग्राफ आपको दिख जाएगा इस प्रकार से, ठीक है? कि टच करके जाता है जहां पे दोनों रूट क्या होता है? सेम होता है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है तो रूट्स आर इक्वल होता है। ये देख वो केस अल्फा इज इक्वल टू बीटा वाला केस, ठीक है? तो ये हो गया क्वाड्रेटिक के केस का 3 ग्राफ। अगर मैं लीडिंग कोएफिशिएंट लेस देन 0 कर देता हूं तो आप, मेरे पास जगह नहीं है, आप बना लेना तीनों के तीनों ग्राफ ऐसे उल्टा हो जाएगा। सॉरी, ये ग्राफ तो ऊपर नहीं होगा, ये ग्राफ क्या आ जाएगा? ये नीचे हो जाएगा ना, एक्स एक्सिस के नीचे आ जाएगा तब, ठीक है ना? क्योंकि अगर ऊपर, अगर आप ऐसे बना दिए ऊपर, तब तो ये जब नीचे आएगा तो कट मार देगा ना 2 पॉइंट में, ठीक है? ये ग्राफ तो इस केस में होगा, बट इस केस में जहां पे ये कौन सा केस है? 2 रियल रूट। ये कौन सा केस है? 2 इमेजिनरी रूट। ये कौन सा केस है? 2 रियल एंड इक्वल रूट। बट ये 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। समझ में आ रहा है ना? ठीक है? तो दोनों इमेजिनरी, ये वाला केस तो इसका है। समझ आ रहा है क्या? क्लियर है? इधर क्या होगा? नीचे होगा ग्राफ। समझ में आ रहा है ना? दोनों इमेजिनरी और लीडिंग कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो ये नीचे होगा, और इधर क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा ग्राफ। इधर क्या हो जाएगा? ऐसे टच करता हुआ जाएगा ना भाई, ऐसे टच करता हुआ जाएगा, ऐसे हो जाएगा ग्राफ। समझ आ रहा है क्या मेरी बात? क्लियर है? पक्का? तो इसी प्रकार से आपको चीजें जो है उसको समझना है प्रॉपर्ली, ठीक है ना? तो ये ब्लू वाला ग्राफ अलग से आप a लेस देन 0 के लिए बना के रख देना, ठीक है? फिर अभी आप 1 डिग्री पॉलिनोमियल, क्यूबिक से भी छोटा चला गया, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का सबसे पहला केस क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। उसमें भी देख सकते हो, अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ तो ग्राफ कैसे होगा? ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल तो स्ट्रेट लाइन होता है ना, कैसे होगा? ऐसे हो जाएगा। अगर नीचे से शुरू होकर ऊपर खत्म होगा, ऑड डिग्री है ना, और अगर a लेस देन 0 हो गया तो ऊपर से शुरू होकर नीचे खत्म होगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है? मैं एक चीज दिखाता हूं, देखो कितना खूबसूरत चीज है और किस प्रकार से मैच हो रहा है चीजें, जरा ध्यान से देखिएगा। याद है क्लास 10th में आपने एक इक्वेशन स्टडी किए थे? मैं इधर थोड़ा बातचीत कर रहा हूं, ठीक है? बीच में बातचीत कर रहा हूं, अब लिख लीजिएगा प्रॉपर्ली। ये इक्वेशन स्टडी किए थे, याद है? y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है? इसको जरा आप इसके साथ रिलेट करो। ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है भाई, ये भी तो लीनियर पॉलिनोमियल है, बस a के जगह पे m आ गया और b के जगह पे c आ गया। आप 10th में क्या बोलते थे कि अगर m पॉजिटिव हो गया, स्लोप पॉजिटिव हो गया तो ग्राफ ऐसे होगा, और m अगर नेगेटिव हो गया तो ग्राफ ऐसे होगा, याद है?
है ना। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ आप कैसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे ना y, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनाते थे आप, इस प्रकार से बनाते थे। समझ में आ रहा है ना, मैंने आपको उस वक्त बोला भी था, ये आप बाद में जाकर के एलरेडी में समझोगे कि क्यों ऐसे होता है, ठीक है, कि m अगर पॉजिटिव है, देखो मैंने इस लॉजिक से भी उसको एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आ रहा है ना। अगर m पॉजिटिव, दैट इज m यहां पे किसका काम कर रहा है, लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ क्यों ऐसे हो रहा है, नीचे से शुरू होकर ऊपर खत्म हो रहा है, और m अगर नेगेटिव है तो ग्राफ ऊपर से शुरू होकर नीचे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी चीजों को आप रिलेट करके रख सकते हो, ठीक है। अगर आपको नोट्स को और बढ़िया बनाना है तो ये सब सारे चीज, देखो ये सब चीज ना मैं शीट में कभी भी लिख के नहीं दे सकता, इम्पॉसिबल सा चीज है, ठीक है। ये सिर्फ पढ़ाने वक्त ही मेरे अंदर से निकलता है, बाकी इतना सारा बातचीत में शीट में लिख के कैसे दूं, इम्पॉसिबल सा सिचुएशन है। तो ये आप अपने नोट्स में प्रॉपर्ली अच्छे से डिस्कस करके रखना जो मैंने बोला, ठीक है। और एक मैंने उधर होमवर्क दिया आपको पेंटिक के बारे में, है ना, पेंटिक पॉलिनोमियल के डिफरेंट केसेस आप बनाओगे, और इधर मैं 6 डिग्री पॉलिनोमियल का एक और होमवर्क दे रहा हूं। 6 डिग्री पॉलिनोमियल आप कॉपी में अच्छे से बनाओगे, मतलब ये टॉपिक जब आप, अभी तो खत्म हो गया मेरा, आप जब खत्म करोगे पॉलिनोमियल फंक्शन को अपनी कॉपी में, तो आपकी कॉपी में तीनों चीज अच्छे से डिस्कस होना चाहिए। पहले 3 डिग्री, ऑड डिग्री में, फिर 5 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। और फिर इवन डिग्री में जब बात करोगे तो क्या होगा, पहले 2 डिग्री, 4 डिग्री, फिर 2 डिग्री क्वाड्रेटिक, और फिर आप 6 डिग्री का एक एग्जांपल करके रखोगे, ए ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0 के लिए, दोनों केस में प्रॉपर ग्राफ। 6 डिग्री के लिए क्या पॉसिबल हो जाएगा, 6 के 6 रियल रूट, या फिर 4 रियल 2 इमेजिनरी, या फिर 2 रियल 4 इमेजिनरी, या फिर 6 के 6 इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। 6 इमेजिनरी रूट्स के केस में कितना केसेस बनेगा, 5 टर्निंग, 4 टर्निंग, समझ में आ रहा है ना, 3 टर्निंग, ठीक है। टर्निंग पे डिफर करेगा ना चीजें, 6 टर्निंग होगा ऐसे, फिर 4 टर्निंग होगा, फिर 2 टर्निंग, 3 टर्निंग, ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अगर 6 डिग्री बनाना चाहते हो बनाना, अदरवाइज ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, बट 1 डिग्री से 5 डिग्री तक ये सारी चीज तो आप स्टडी करके जरूर रखना, ठीक है, क्योंकि ये जेईई के सिलेबस में है, आप पूछेगा आपको, ठीक है। और बाकी कोई भी केस अगर बनाया और मैं आपको 2-3 घंटा समय दिया, आप सोच सोच के खुद ही ऐसे बना लोगे सारे पॉसिबल ग्राफ्स डिपेंडिंग ऑन लीडिंग कोएफिशिएंट, ए ग्रेटर देन 0 एंड ए लेस देन 0, समझ आ रहा है। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल बातचीत पूरा, ठीक है। तो अभी देखते हैं अगला क्या टाइप्स ऑफ फंक्शन मिलता है और क्या पॉइंट्स मिलता है, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया, इसको ध्यान से समझिएगा। डाउट्स होता है तो साथों साथ फोन करके उसको क्लियर करना है, ऐसे नहीं कि वेडनेसडे कॉन्फ्रेंस के लिए बचा के रख देना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। देखिए इस नोट का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जेईई बार बार इस नोट को टेस्ट करता रहता है, बार बार। इनफैक्ट रिसेंट ईयर्स 2018 में जस्ट 1 साल पहले भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक क्वेश्चन था, जो इनवर्स फंक्शन के ऊपर तो बेस्ड था, बट उसका आंसर आप तब तक नहीं निकाल पाओगे जब तक ये कंसेप्ट आपको नहीं पता, ठीक है। आईटी 2018 में पूछ चुका है ये कंसेप्ट, समझ में आ रहा है ना। तो बार बार मैं बोल रहा हूं, इसको ध्यान से समझ जाओ और अच्छे से दिमाग में और कॉपी में दोनों जगह पे फिट करके रख दो, अदरवाइज प्रॉब्लम फेस करोगे, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, क्या बोल रहा है एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑपोजिट इन साइन। एफ ऑफ ए का मतलब क्या है कि द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। जैसे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल नहीं पढ़ते थे क्लास 9-10 में पॉलिनोमियल चैप्टर में, वैसे तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या था, एक्स इक्वल टू ए पे जो वैल्यू होगा पॉलिनोमियल का वही हो जाएगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो एफ ऑफ ए क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी are opposite in sign, then the polynomial equation fx equal to 0. Polynomial is fx, but fx equal to 0 is your polynomial equation. समझ आ रहा है ना। तो fx equal to 0, एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच का अंतर तो पता ही है भाई। Then fx equal to 0 has at least one root in the interval a, b. In fact, number of roots in this interval will be odd. इसका मतलब समझना है। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ऑपोजिट इन साइन है। ये क्या है हमारा, ये है अपना एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन का जो वैल्यू है वो यहाँ पे देख मैंने ऊपर रखा और यहाँ पे मैंने नीचे रखा। उसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे मतलब फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव। वाई नेगेटिव होता है ना एक्स एक्सिस के नीचे। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव मतलब तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना, ऑपोजिट इन साइन। अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अगर ऑपोजिट इन साइन है, मतलब x इक्वल टू ए पे फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे और x इक्वल टू बी पे फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे, तो फंक्शन का ग्राफ ऐसे ही होगा इन द इंटरवल a, b। क्यों? बिकॉज
स्टार्ट तो यहां पे होना पड़ेगा और खत्म उसको यहां पे होना पड़ेगा। तो अगर स्टार्ट यहां पे करना है और खत्म यहां पे करना है तो कितना पॉसिबिलिटी है, यहां से यहां तक अगर आएगा तो एटलीस्ट एक रूट तो देगा ना, एक बार तो कट करेगा a, b से बीच में नहीं आ रहा है। या फिर देखो यहां पे खत्म होकर यहां पे शुरू होकर के यहां पे खत्म होना है ना, ऐसे भी हो सकता है एक बार आया ऊपर गया वापस नीचे आया, ऐसे भी हो सकता है एक बार आया ऊपर गया आया ऊपर गया वापस आया। मतलब कितना रूट, 5 रूट। समझ में आ रहा है? मतलब नंबर ऑफ रूट या तो 1 हो रहा है या तो 3 हो रहा है या तो 5 होगा या तो 7 होगा या तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑड नंबर हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है ना? तो इतना तो कमेंट करेंगे ना कि a, b, अगर a पे फंक्शन का वैल्यू और b पे फंक्शन का वैल्यू अगर ऑपोजिटिंग साइन है, दोनों अगर सेम साइन का नहीं ऑपोजिट साइन का है, तो इतना कंफर्म है कि एटलीस्ट 1 रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ x इक्वल टू 0 मस्ट लाई इन द इंटरवल a, b and in fact the number of roots in this interval must be odd। एक होगा उसका गारंटी नहीं है, एक भी हो सकता है 3, 5, 7, 9, 11, 13 कुछ भी हो सकता है। समझ आ रहा है क्या मेरी बात? क्लियर है? बट एक होगा उतना तो कंफर्म है। सिमिलरली अगर f ऑफ a और f ऑफ b सेम साइन का होता है, दैट इज x इक्वल टू a पे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है तो x इक्वल टू b पे भी पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ना? अगर सेम साइन का होता है, अगर दोनों पे x इक्वल टू a पे नेगेटिव तो इधर भी नेगेटिव, तो क्या होगा, या तो एक पॉसिबिलिटी यहां हो जाएगा, x एक्सिस को कट करने का जरूरत ही नहीं है, ऐसे चले जाओ। समझ आ रहा है ना? एक पॉसिबिलिटी क्या होगा, एक बार नीचे आया x एक्सिस के नीचे आया वापस ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि ग्राफ को खत्म यहां पे करना है। एक बार ऐसे भी हो सकता है, नीचे आया ऊपर गया नीचे आया ऊपर गया। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो कितना पॉसिबल रूट हो रहा है, यहाँ पे 0 रूट, इस ब्लैक वाले पे 2 रूट, यहाँ पे 4 रूट, 6 रूट, 8 रूट। मतलब उस बार अगर f ऑफ a और f ऑफ b सेम साइन का होता है तो इतना कंफर्म है कि a, b के बीच में नंबर ऑफ रूट्स जो होगा वो हमेशा इवन नंबर ऑफ रूट्स होगा। ठीक है? मिनिमम 0 रूट्स हो सकता है, अदरवाइज मैक्सिमम कोई भी इवन नंबर हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो इस कंसेप्ट को समझना और उसका एप्लीकेशन करना बहुत जरूरी है सर। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए मैंने बस एक एग्जांपल लिया है, एक पॉलिनोमियल लिया है, मैं इसका रूट्स निकालने नहीं बोल रहा हूं, मैं इसको इक्वल टू 0 करके सॉल्व करने नहीं बोल रहा हूं। आईटी आपसे सॉल्व नहीं कर पाएगा, जान के रखो। क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक, पेंटिक जानते हैं वो लोग कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको प्रॉपर मेथड नहीं आता है, जैसे क्वाड्रेटिक में सॉल्व कर पाते हो आप, उस प्रकार से इनको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। बट ये सब लॉजिक्स को यूज करके उसका रूट का लोकेशन के बारे में वो आपको पूछेंगे जरूर। याद रखो, याद रखो मेरे बात की, आईटी आपको रूट्स का लोकेशन के बारे में सवाल पूछेगा ही पूछेगा। कोई भी पेपर आईटी का आज तक बना ही नहीं जहां पे ये सब कंसेप्ट ना पूछा जाए रूट्स के लोकेशन के बारे में। समझ आ रहा है ना? वो एग्जैक्ट रूट का बात नहीं करेगा, बट वो रूट का लोकेशन पे आपको घुमाएगा। समझ आ रहा है क्या? अभी कैसे इस रूट का लोकेशन ढूंढने के, जरा ध्यान से मेरे साथ सोचो। ठीक है? ये मेरा f(x इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 1 पॉलिनोमियल है। ठीक है? इसको नोट कर लेना दोस्त प्रॉपर्ली, मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है? ठीक है ना? तो जरा ध्यान से देखिएगा मेरे साथ साथ। ठीक है? f(x इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 1, सही बात है? ठीक है ना? तो f(x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 1। मैंने रैंडमली क्या किया, मेरे को उस क्वेश्चन में 18 में जो पूछा गया था ना, उसमें माइनस हाफ से हाफ के बीच में रूट आ रहा था या नहीं वो चेक करने के लिए बोला था। तो आप क्या करोगे, f ऑफ माइनस हाफ चेक करोगे, फिर f ऑफ प्लस हाफ चेक करोगे। अगर f ऑफ माइनस हाफ और f ऑफ प्लस हाफ में वैल्यू उस क्वेश्चन में ऑपोजिट आ रहा था, ऑपोजिट साइन का, तो इतना कंफर्म हो गया था ना कि माइनस हाफ से हाफ के बीच में एटलीस्ट एक रूट आएगा। तो नंबर ऑफ रूट्स पूछा था, आंसर कितना हो जाता, 1 हो जाता। बस वही आइडिया लगाना था और कुछ नहीं, सिंपल सा इस कंसेप्ट का टेस्टिंग था उधर। ठीक है? तो ये f(x इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना? तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 1, आप अगर x इक्वल टू 0 पे वैल्यू चेक करना चाहते हो तो जरा ध्यान से देखो, f ऑफ 0 कितना आएगा, -1 आ जाएगा। समझ आ रहा है ना? क्लियर है? ये तो नेगेटिव आ गया। चलो और आगे बढ़ते, x इक्वल टू हाफ में चेक करते जरा, f ऑफ हाफ कितना आ रहा है देख, 1/8 प्लस 1/4 माइनस 1, ये कितना हो गया तुम्हारा 3/8 माइनस 1 माइनस 5/8। स्टिल ये नेगेटिव है। अभी x इक्वल टू 1 में चेक करो तो f ऑफ 1 कितना आ गया, 1 प्लस 1 माइनस 1, दैट इज आंसर कितना आया, 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है? तो ये देख, 0 पे नेगेटिव, हाफ पे भी नेगेटिव, 1 पे पॉजिटिव आ गया। ठीक है? तो मैं इतना बोल सकता हूं ना, 0 से 1 के बीच में एटलीस्ट एक रूट तो जरूर होगा इस पॉलिनोमियल का,
एक रूट तो जरूर होगा इस पॉलिनोमियल का। ये सब जो डाटा है ना वो बहुत यूज करता है एक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करने में, जो क्लास 12 में हम सीखेंगे। समझ आ रहा है क्या? क्लियर है? तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसका ग्राफ का बात किया तो x इक्वल टू 0 में इसका वैल्यू क्या आया? -1 आया। फिर x इक्वल टू हाफ में वैल्यू कितना आया? देख, हाफ में वैल्यू आया -5/8। ठीक है ना? ये पॉइंट हो गया एक, ये पॉइंट एक हो गया, क्योंकि -5/8 तो -1 से ऊपर होगा ना। फिर x इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितना आ जाता है? 1 आ जाता है, डायरेक्टली ऊपर चला गया। समझ में आ रहा है ना? तो आपको समझ ही आ रहा है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ग्राफ यहां से स्टार्ट होकर के यहां पे खत्म होगा, नीचे से ऊपर जाएगा ना। क्यों? क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट देखो 1 है, पॉजिटिव है। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होता तो ऊपर से नीचे आके खत्म होता। समझ में आ रहा है ना? तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल कोई पॉजिटिव लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब नीचे से ऊपर जाएगा। नीचे से ऊपर जाएगा तो कैसे जाएगा? कितना रियल रूट होगा या नहीं होगा वो सब अभी हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे विदाउट कैलकुलस, बट इतना बोल पाएंगे कि ग्राफ या तो ऐसे हो रहा होगा, ठीक है, हाफ और 1 के बीच में एक रूट दे रहा होगा, ठीक है ना। आप ऐसे भी बोल सकते हो 0 से 1 के बीच में, क्योंकि 0 पे भी नेगेटिव, तो 0 से 1 के बीच में एक रूट, मतलब और क्लोज आ गया ना हम। अभी तो हमें पता चल गया हाफ और 1 के बीच में एक रूट आएगा। समझ आ रहा है क्या? क्लियर है? या तो ग्राफ क्या पता अगर 3 रियल रूट आ रहा होगा तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या फिर क्या पता इधर जाकर के बाद में भी टर्न कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे मुझे। बट इतना कंफर्म हो गया कि हाफ से 1 के बीच में ग्राफ 3 रियल रूट हो, 1 रियल रूट हो, कुछ भी हो, बट हाफ से 1 के बीच में एक बार तो कट जरूर मारेगा, बिकॉज एफ ऑफ हाफ नेगेटिव आया और एफ ऑफ 1 पॉजिटिव आया। तो अगर हाफ नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है तो बीच में एक्स एक्सिस को तो एक बार कट करना ही होगा। अगर एक बार एक्स एक्सिस को कट कर लिया तो उस इंटरवल में एफ एक्स इक्वल टू 0 जो इक्वेशन है पॉलिनोमियल इक्वेशन, उसका एक रूट तो आ गया। समझ आ रहा है ना? एक रूट आ गया, और वही इंफॉर्मेशन हमें जरूरत होता है। उधर आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोलेगा कि ये रूट कौन है बोलो, क्योंकि वो जानते हैं कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपका सिलेबस में ही नहीं है वो चीज, बट आइडिया लगाएंगे आपको देखेंगे कि आपका एप्टीट्यूड स्ट्रांग है, आपका फंडामेंटल स्ट्रांग है क्या, कि आप इस प्रकार से आइडिया लगा सकते हो या नहीं, वो चीज आपको चेक किया जाएगा। समझ आ रहा है? क्लियर है भाई? समझ आ रहा है ना मेरी बात? ठीक है, तो ये प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ मैंने चीजों को आपको समझा दी। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन का पूरा डिस्कशन। क्लास 11 के लिए इट्स ओवर, और हम बातचीत नहीं करेंगे, और जो भी करेंगे 12 में करेंगे, बिकॉज कैलकुलस का सिर्फ 7-8% सिलेबस ही हम 11th में पढ़ते, बाकी मेजर 90-95% पूरा कैलकुलस ही हम 12 के लिए दे देते। समझ में आ रहा है ना? 12 में ही पढ़ाते। चलो, और सिलेबस में भी 12 में ही है। आगे देखते हैं नंबर 1 पॉलिनोमियल के बाद नंबर 2 अलजेब्रिक फंक्शन। ये कुछ नहीं है, द फंक्शन व्हिच कंसिस्ट ऑफ एनी अलजेब्रिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर आर कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, मॉड्यूलस, सिग्नम वगैरह ये सब भी अलजेब्रिक में घुस जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सारे पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, सारे पॉलिनोमियल। तो अलजेब्रिक का ही बेसिकली दुनिया में सिर्फ 5 प्रकार के फंक्शन ही होते हैं। कौन? अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, और एक और क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये 5 प्रकार के फंक्शन ही होते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये 12 में पढ़ोगे, बट ये तीनों हम अभी पढ़ लेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन में पढ़ लेंगे। बाकी जो भी अब सुनोगे ना, पॉलिनोमियल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉड्यूलस, सिग्नम, ये सब अलजेब्रिक फंक्शन का ही अलग अलग कैटेगरी है। स्क्वायर रूट फंक्शन, ये सब अलजेब्रिक फंक्शन के अंडर में आते हैं, बट हम अलग अलग करके बातचीत करते, क्योंकि उसमें बातचीत करने का बहुत सारी चीजें, इसीलिए अलग अलग करके बातचीत कर रहे हैं। बट मुद्दे में दुनिया में ये 5 प्रकार के फंक्शन ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में आज तक ये 5 प्रकार के फंक्शन में ही बातचीत हुआ है। ठीक है, तो ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्योंकि ये क्या पॉलिनोमियल फंक्शन है क्या? नहीं, बट सारे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक है। ठीक है, रैशनल फंक्शन क्या? रैशनल नंबर की तरह जो px by qx के फॉर्मेट में लिखा हुआ रहेगा उसी को रैशनल फंक्शन बोलेंगे, जहां पे px और qx क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा, और qx क्या नहीं? 0 नहीं होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। px और qx पॉलिनोमियल मतलब इस टाइप का, ऊपर नीचे दोनों लीनियर पॉलिनोमियल, और डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, उस टाइप ऑफ फंक्शन को रैशनल फंक्शन बोलेंगे। ये सब डेफिनेशन याद रखना। ठीक है, कभी भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो एवरी पॉलिनोमियल इज अ रैशनल एक्सप्रेशन बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बिकॉज पॉलिनोमियल के डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हो ना, 1 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो ये तो रेशियो ऑफ 2 पॉलिनोमियल हो गया ना। समझ में आ रहा है? बट हर एक रैशनल फंक्शन को आप पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। जैसे ये भी एक रैशनल फंक्शन है, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं।
समझ आ रहा है? तो इसके बाद और कुछ बातचीत कर लेते हैं अबाउट एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब जब आप एक एक्सप्रेशन में y को कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ x या फिर x को कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस कर पाओगे तब उसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखो y इज इक्वल टू x प्लस log x माइनस 2x क्यूब, यहाँ पे y का कोई गुंजाइश नहीं है, y कंप्लीटली एक्सप्रेस हो गया इन टर्म्स ऑफ x, या फिर x को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर दो इन टर्म्स ऑफ y, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। ये क्या है? एक्सप्लिसिट फंक्शन है। एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपने एक्सप्रेस कर रखा है। ठीक है, इंप्लिसिट फंक्शन क्या होगा? जहां पे आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे उसको इंप्लिसिट बोलेंगे, जब दोनों का मिक्सचर रहेगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे x और y का मिक्सचर है, दैट इज xy इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस y। क्या यहां से आप x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस कर पाओगे? इम्पॉसिबल है, करके देख लेना, कभी नहीं कर पाओगे। क्या y को इन टर्म्स ऑफ x कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं? इंप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और एक और आता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? fx इक्वल टू x जो होता है ना, उसी को हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, जिसका डोमेन भी रियल नंबर, रेंज भी सॉरी कोडोमेन, ये रेंज नहीं है, ये कोडोमेन है, कोडोमेन भी रियल नंबर। समझ में आ रहा है ना? मतलब आइडेंटिटी मतलब जो इनपुट डालोगे सेम टू सेम आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 1 डाला तो fx का वैल्यू भी क्या आएगा? 1 आएगा। x इक्वल टू 100 डाला तो fx का वैल्यू भी क्या आएगा? 100 आएगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब जो इनपुट करोगे आप अकॉर्डिंगली सेम आउटपुट आपको मिल जाएगा, उसी को अपन आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। तो ये सारी चीज कॉपी में नोट कर लेना प्रॉपर्ली और दिमाग में भी फिट कर लेना। समझ आता है? क्लियर है? चलो आगे देखते हैं भाई। अगला 1 2 3 खत्म हुआ, अगला टाइप ऑफ फंक्शन देखते हैं और वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर तो आना चाहिए, बट मैंने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाया नहीं, तो मैंने ये सोच करके ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाया नहीं, क्योंकि आपको थोड़ा सा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सबको पता है, सबको पता है। ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्री क्या होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से कैसे जनरेट होते हैं सारे रेशियोज, वो सब कुछ आपको पता है। बेसिक फंडामेंटल्स एनसीईआरटी में सभी पढ़ के आए थे। ठीक है, इसीलिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को तो अभी बातचीत कर लूंगा, बट इन डिटेल में ये सब कैसे आया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ही बातचीत करेंगे। ठीक है? ठीक है, तो उसके लिए आप चिंता मत करो। अभी बस 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप जानते हो, साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक और कोसाइन और कोसेक। ठीक है, तो ये सबको आप इन सबका ग्राफ्स में ड्रॉ करूंगा, कैसे ग्राफ्स आया और उनका डोमेन और रेंज, बस यही हमें इस पार्ट में कवर करना है। ठीक है, उनका 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ्स, उनका डोमेन, उनका रेंज, ये सारी चीज कवर करना है। ये सारी चीज आप समझ करके रखो, समझ करके रखो, याद नहीं करना है फालतू बुद्धू की तरह, आपको समझ के याद करना है। समझ आ रहा है क्या? क्लियर है? पक्का प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, बट आप ऐसे रटोगे नहीं। ठीक है, तो और बाकी जो भी ट्रिग्नोमेट्री का हिस्ट्री है वो हम सारे ट्रिग्नोमेट्री में बातचीत करेंगे, वो तो अलग ब्रांच ही है हमारा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नंबर 4, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले क्या आएगा? साइनोसॉइडल फंक्शन आएगा, दैट इज साइन, SIN साइन फंक्शन। ठीक है ना? तो y is equal to sin x, y is equal to fx is equal to sin x, इसका बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, इसका डोमेन में बता देता हूँ और रेंज में बता देता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली एक प्रकार के पीरियडिक फंक्शन होते हैं। अभी पीरियडिक फंक्शन जो पूरा टॉपिक है वो तो हम 12 में पढ़ेंगे, बट बेसिक फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे के सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियडिक फंक्शन होते हैं। पीरियडिक फंक्शन मतलब वो फंक्शन जो एक सर्टेन इंटरवल बाद अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, तो उनका पीरियड भी मैं लिखता जाऊंगा साथों साथ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x जो है, इस साइन फंक्शन का जो डोमेन है वो है आपका रियल नंबर। ठीक है, वो है रियल नंबर, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू आप कुछ भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। ठीक है, x का वैल्यू कुछ भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर हमेशा देगा वो। ठीक है, और रेंज जो है वो क्या होगा, बहुत जनों को पता भी होगा, साइन फंक्शन का रेंज जो होता है वो क्या होगा, -1 से कहां तक होगा, 1 तक होगा। ठीक है, -1 से 1 के अंदर वो क्लोज्ड होता है। ठीक है, दोनों जगह पे क्लोज्ड है, ओपन नहीं है, मतलब 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। आप जानते हो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ठीक है ना, -1 से 1 के बाहर वो कभी भी नहीं जा सकता। अब वैल्यू खुद ही, जो टेबल आपको याद था उसमें आप खुद ही चेक करके देख लो ना, साइन 30 का वैल्यू हाफ था, 45 का वैल्यू 1/√2 था, फिर 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 था, ये सारे के सारे 1 से छोटा होता है।
ठीक है, जिनको एडवांसनेस पता है वो ट्रिग्नोमेट्री में बाकी सारे एंगल्स में बातचीत किए होंगे, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल वगैरह में, ठीक है, तो उधर भी आप चेक करके देख लो, हमेशा -1 से 1 के अंदर ही आता है वैल्यू, ठीक है ना, तो उसमें कोई भी मुश्किल ऐसा नहीं है ना। तो मैं प्रॉपर्ली इसका ग्राफ के बारे में बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा इसका ग्राफ, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो पहला कैटेगरी है साइन फंक्शन, उसका ग्राफ बनाना चाहता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कैसे उसका ग्राफ में बनाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। तो आपको क्या बोला गया कि डोमेन आपका रियल नंबर है, डोमेन अगर रियल नंबर है तो पूरा पूरा रियल नंबर के लिए ग्राफ क्या होगा, प्रेजेंट होगा, समझ में आ रहा है ना, पूरा पूरा रियल नंबर में ग्राफ प्रेजेंट होगा। और रेंज क्या बोला, -1 से 1, मतलब y का वैल्यू -1 से 1 के बीच में बाउंडेड होगा, उसके बाहर नहीं हो सकता। तो अगर -1 से 1 के बीच में बाउंडेड होता है तो मुझे एक रेफरेंस लाइन खींचना पड़ेगा ना, ये हो गया आपका 1 वाला लिमिट, और मान लो ये हो गया आपका -1 वाला लिमिट, समझ में आ रहा है ना, ये हो गया आपका -1 वाला लिमिट, ठीक बात है, क्लियर है। और जो x एक्सिस में मैं वैल्यू डालूंगा ना, वैल्यू आप जानते हो कि ये एंगल होता है, ये एंगल होता है ना, साइन के अंदर जो भी होता है थीटा, वो एंगल होता है, ठीक है। तो ये एंगल का वैल्यूज मैं यहाँ पे किस मेजरमेंट में रख रहा हूं, रेडियन में रख रहा हूं, डिग्री में नहीं रख रहा हूं, रेडियन में रख रहा हूं। तो रेडियन में क्या क्या होगा, 0 होगा पहले, फिर जैसे आप बोलते हो ना 90 डिग्री को रेडियन में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या होगा, 90 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप बस π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। किसी भी डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो पाई तो जानते ही हो, π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों करते, कैसे करते, सब उधर बातचीत करेंगे, अभी के लिए बस याद रखो इसको। तो 90 इंटू π/80 क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। सिमिलरली 180 डिग्री को अगर करना चाहते हो तो 180 इंटू π/80 180 पाई हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला वाला हो जाएगा 3π/2, फिर नेक्स्ट वाला हो जाएगा 2π, फिर नेक्स्ट वाला हो जाएगा 5π/2, समझ में आ रहा है क्या। फिर इधर हो जाएगा -π/2, फिर इधर हो जाएगा -π, फिर इधर हो जाएगा -3π/2, फिर इधर होगा -2π एंड सो ऑन चलेगा -5π/2, समझ आ रहा है क्या, ठीक है। तो देखो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि 0 डिग्री और 0 रेडियन तो बराबर है, 0 को π/180 से मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, तो साइन 0 होता है। साइन π/2 दैट इज साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। फिर साइन 180 डिग्री वापस 0 हो जाता है, साइन 3π/2 किधर होता है, -1 हो जाता है, ठीक है। साइन 2π 0 होता है, साइन 5π/2 वापस 1 होता है। तो अभी के लिए ये सारे वैल्यूज आप याद रख सकते हो, और बाद में ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग इसको इन डिटेल में कवर करेंगे। -3π/2 में ये -1 है, -2π में ये +1 है, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। तो ग्राफ जो बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो यहां से ऐसे जाएगा, फिर उसको वापस आना पड़ेगा, फिर वो मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, फिर इधर जाएगा, फिर उसको इस पॉइंट में जाना है, और फिर वो ऐसे चलेगा, ठीक है। सिमिलरली इधर में अगर बात करूं, ये -3π/2 में होगा, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा आपका ग्राफ ऑफ दैट साइन फंक्शन, समझ में आ रहा है ना, ये हो गया आपका ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन, जो कि अब दिख रहा होगा कि -1 से 1 के अंदर क्या है, बाउंडेड है, बाउंडेड मतलब -1 से 1 के अंदर रेस्ट्रिक्ट होकर रहेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा, उसके ऊपर भी नहीं जाएगा, उसके नीचे भी नहीं आएगा, ठीक है। और बेसिकली यूनिट सर्कल से ये नेचर कैसे बनता है मैं आपको सब कुछ ट्रिगों में बात करूंगा, अभी बस आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूं इस प्रकार की चीजें। ये सारे रेडियन वैल्यूज है जो कि डिग्री से कन्वर्ट हुआ आफ्टर मल्टीप्लाइंग π/180 डिग्री, और उस रेडियन वैल्यूज पे ये वैल्यू 1 -1 0 कैसे आया वो हम सब ट्रिग्नोमेट्री में बातचीत करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ आपका, ठीक है। आप देख सकते हो ग्राफ जो है वो हर 2π इंटरवल बाद, ये देखो हर 2π इंटरवल बाद अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। देखो यहां से यहां तक जो हिस्सा है -2π से 0 तक जो ग्राफ दिख रहा है वही आपको 0 से 2π तक दिख रहा है, वही ग्राफ अगर आगे मेंटेन करोगे तो 2π से 4π में दिखेगा। तो ये जो लीस्ट इंटरवल जिस इंटरवल बाद आपका ग्राफ रिपीट कर रहा है अपने आप को, उस इंटरवल को हम बोलेंगे
पीरियड। उस इंटरवल को क्या बोलेंगे? उस इंटरवल को बोलेंगे पीरियड। ठीक है, तो इस ग्राफ का जो पीरियड होगा वो कितना होगा? 2 पाई होगा। समझ आ रहा है? इस ग्राफ का जो पीरियड होगा वो क्या होगा? 2 पाई। मतलब वो छोटा से छोटा इंटरवल जिस इंटरवल बाद ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है। कोई कोई बच्चा बोलेगा सर देखो ना, मैं 2 पाई नहीं ले रहा हूं, मैं यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ले रहा हूं। तो ये देखो, ये 4 पाई इंटरवल बाद भी तो ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है। हाँ कर रहा है। 4 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 100 पाई इंटरवल बाद भी ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है। पर छोटा से छोटा इंटरवल कौन सा है जिसके बाद ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है? उसको बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड, जो कि है 2 पाई। समझ आ रहा है ना? क्लियर है? तो इसका पीरियड याद रखो, इसका डोमेन याद रखो, रेंज याद रखो और ग्राफ याद रखो। बाकी पूरा चीज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के साथ साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका sin x का इंट्रोडक्शन। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपको cos x के बारे में बोलूं तो cos x आप देख सकते हो, मैं जैसे समझाऊंगा उसी प्रकार से आपको याद रखना होगा। मैं पहले बता रहा हूं, तो मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। समझ आ रहा है? नहीं तो फंस जाओगे बाद में, अगर बुक के साथ आप अपने आप को मर्ज करोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। cos x का डोमेन भी ये होगा और रेंज भी -1 से 1 होगा। समझ आ रहा है क्या? cos x का डोमेन भी r होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कोसाइन फंक्शन को, और उसका रेंज भी -1 से 1 होता है। समझ आ रहा है क्या? क्लियर? इसका ग्राफ बना देते, चलो इसका ग्राफ बना देते। देखो y और इधर आपका क्या था? मैं एक काम करता हूं, मैं cos x को थोड़ा सा कम जगह पे बनाने का कोशिश करता हूं ताकि मैं tan x आपको आसानी से समझा पाऊं। ठीक है, तो बार बार इरेज करना पड़ जाएगा ना। यहाँ पे बना रहा हूं cos x, बुरा मत मानिएगा। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 है। मिनिमम वैल्यू क्या है? -1 है। सही है, ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, ये 2 पाई हो गया, एंड सो ऑन चलता जाएगा। इधर -π/2, -π, -3π/2 एंड सो ऑन चलता जाएगा। cos 0 का वैल्यू होता है 1, समझे क्या? cos π/2 होता है 0, cos π हो जाता है -1, cos 3π/2 होता है 0 और cos 2 पाई में होता है 1। फिर cos -π/2 में 0, cos π पे -1, cos 3π/2 पे 0, ऐसे। इधर देखो ग्राफ ऐसे होगा। ऐसे होगा ग्राफ, ऐसे होगा। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो इधर भी आप देख सकते हो कि यहां से लेकर के ग्राफ कहां तक जा रहा है? यहां तक जा रहा है, उसके बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो -π/2 से 3π/2 लेंथ जो है वो कितना सा लेंथ है? आप जानते हो 2 पाई का लेंथ है। तो इस ग्राफ का पीरियड भी कितना हो गया? 2 पाई हो गया। समझ आ रहा है ना? इस ग्राफ का भी पीरियड कितना हो गया? 2 पाई। इसका डोमेन ये हो गया, रेंज ये हो गया और इसका पीरियड क्या हो गया? 2 पाई हो गया। समझ आ रहा है? क्लियर है भाई? पक्का? तो ये हो गया sin x और cos x के बारे में इंट्रोडक्शन। बट खासियत ये है कि इन दोनों को यूज करके बाकी चारों के चारों फंक्शन के ग्राफ को आप बना सकते हो। ठीक है, वैसे के लिए थोड़ी देर के लिए पेशेंस रख के आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा। जब तक ट्रिगो हो नहीं जाता है, ट्रिगो हो जाएगा तो ये अपना आप आपको पूरा इन डिटेल में पिक्चर क्लियर हो जाएगा। पिक्चर तो क्लियर अभी मैंने कर दी, कैसे वैल्यूज को मैंने प्लॉट किया है। ठीक है ना? आप देख सकते हो कि जो भी एंगल का वैल्यू होता है ना, वो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ये 4th क्वाड्रेंट बाद अपने आप को रिपीट करता रहता है। समझ में आ रहा है ना? तो रिपीट करता रहता है तो वो हमेशा एक ही चीज के अंदर बाउंडेड रहेगा, एक को रिपीट करता रहेगा। 2 पाई बाद सेम ग्राफ वापस रिपीट हुआ, मतलब सारे वैल्यूज सेम एंगल पे वापस क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो ये रिपीटेशन नेचर को ही पीरियडिक नेचर बोलते हैं। ठीक है, जो कि सारे के सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉलो करता है। सबके सब पीरियडिक होता है। ठीक है, पर सबका पीरियड अलग अलग होता है। इन दोनों का सेम है। आगे क्या होगा मैं बताता हूं। तो साइन और कॉस को थोड़ा ध्यान से, ठीक है, साइन और कॉस को थोड़ा ध्यान से आगे बातचीत करते दूसरों के बारे में। ठीक है ना? इसको मैं अलग अलग प्रकार से भी एक्सप्लेन करूंगा ट्रिग्नोमेट्री के टाइम। बाकी चारों को नहीं करूंगा, सिर्फ इन दोनों को करूंगा। ठीक है, साइन और कोसाइन को। ठीक है, तो यूनिट सर्कल वगैरह से कैसे आया है, ये सारे बातचीत अपन किताब में आप देख सकते हो। बट परेशान मत करना मुझे, अभी मैं आपको ट्रिगो में सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा पेशेंस रख के जैसे मैं सिखा रहा हूं इस प्रकार से सीखो। अभी इन दोनों को यूज करके मैं कैसे tan, cot, sec, cosec को बनाता हूं, वो इंपॉर्टेंट बात है। उस चीज को ध्यान से समझिएगा। उसको अगर समझ पाते हो आप तो बहुत बड़ा काम करोगे। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। अभी मुझे क्या बनाने हैं? tan x बनाने। क्या बनाने हैं? tan x। ठीक है, तो मैं हेडिंग ऊपर दे रहा हूं
हेडिंग ऊपर दे रहा हूं क्योंकि उधर मुझे ग्राफ बनाने के लिए जगह चाहिए होगा। y इज इक्वल टू 10x, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ का क्या चाहिए मुझे, सबसे पहले ग्राफ का क्या चाहिए दोस्त, डोमेन चाहिए। सबसे पहले ग्राफ का क्या चाहिए, डोमेन चाहिए। तो डोमेन में क्या बातचीत करेंगे, तो ध्यान से सोचो। सबसे पहले ग्राफ का डोमेन चाहिए, तो डोमेन क्या होगा, पूरा दुनिया जानता है कि 10x क्या होता है, sin x बाई cos x लिख सकते हो उसको, क्या लिख सकते हैं, sin x बाई cos x। अभी इसका डोमेन में जब बातचीत करने जाएंगे तो क्या सारे x का वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, क्या आपको लगता है ऐसे कि सारे x का वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, जी बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर आ गया, और डिनोमिनेटर जहरीला होता है, सभी जानते हो, है ना। यानी कि cos x जहां जहां पे 0 हो रहा है उस जगह पे 10x फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या बोला मैंने बोला कि 10x कहां पे अनडिफाइंड होगा, जहां पे cos x 0 होगा। क्यों, क्योंकि cos x डिनोमिनेटर में है। अगर cos x 0 हो गया, फॉर दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच cos x इज 0 आर टोटली अनडिफाइंड, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, इसके डोमेन में अनडिफाइंड आ ही नहीं सकता है, समझ आ रहा है ना। तो cos x किस x के वैल्यू के लिए, बिकॉज डोमेन तो x है ना, cos x किस x के वैल्यू के लिए 0 हो रहा है, वो इस ग्राफ से आप देख करके निकालो। देखो कहां पे 0 हो रहा है, यहां 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 पे 0 हो रहा है, मतलब π/2, 3π/2, 5π/2, -3π/2, -5π/2, ये सब वैल्यूज पे हो रहा है। π/2, 3π/2, 5π/2, है ना, 7π/2, ये सब वैल्यूज पे हो रहा है, -5π/2, ऐसे चलता जा रहा है। तो ये सबको मैं क्या बोल सकता हूं, इन सबको मैं बोल सकता हूं ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। इन सबको मैं एक एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, वो है 2n+1 π/2। समझ आ रहा है ना, जहां पे n क्या है, n है इंटीजर। देखो n का वैल्यू 0 डालो, कितना आएगा, π/2 आएगा। 1 डालो, कितना आएगा, 3π/2 आएगा। 3 डालो, 2 डालो, 5π/2 आएगा। -1 डालो, -5/2 आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इन सारे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को मैंने इसे रिप्रेजेंट किया। बोले सर आपने कैसे निकाल दिए ये सब, हमारे को तो समझ नहीं आता है सर। मैंने बोला कि मैंने यहां से एपी सीरीज देख लिया। ये क्या है, ये एपी सीरीज से दिख रहा है ना, जनरल टर्म लिखना 3 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना 2, तो आंसर कितना आएगा 2n+1। कोई इशू नहीं है, कोई बोलेगा मैं 1 से पिक करूंगा तो उसका 2n-1 आ जाएगा। 2n-1 दे या फिर +1 दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2n+1 भी दे सकते हो, 2n-1 भी दे सकते हो। समझ में आ रहा है ना, n तो इंटीजर है ना, अपने आप ही एडजस्टमेंट होगा। अगर 2n-1 देते हो तो n इक्वल टू 1 पे आंसर मुझे पहले π/2 मिलेगा। अभी n इक्वल टू 1 पे 3π/2 मिल रहा था, तब n इक्वल टू 1 पे π/2 मिलेगा। तो n इक्वल टू 2 पे तब के बाद 3π/2 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्या टेंशन है, सारे वैल्यूज अटेन होगा, चाहे 2n+1 दो -1 दो, ठीक है। तो ये एपी सीरीज का बेसिकली जनरल टर्म लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, nth टर्म लिख रहा हूं। समझ में आ रहा है ना, एक एपी सीरीज का nth टर्म पढ़े हो ना एनसीईआरटी में, कि एपी सीरीज का nth टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, उस सीरीज के सारे, उस सीक्वेंस के सारे एक एक टर्म को रिप्रेजेंट करता है डिपेंडिंग अपॉन n का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगा एक एक टर्म आपको मिलता जाएगा। तो वही कंसेप्ट लगा करके इसको एक सिंगल टर्म में मैंने एक्सप्रेस कर दिया। दिस रिप्रेजेंट्स ऑल द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच 10x इज अनडिफाइंड। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा सर रियल नंबर का सेट से, अगर ये सब अनडिफाइंड नहीं करता तो आंसर तो रियल नंबर हो जाता साइन और कॉस के तरह, बट ये सब अभी अनडिफाइंड कर रहा है तो क्या होगा, रियल नंबर में से मैं वो सारे वैल्यूज को हटा दूंगा जो प्रॉब्लम कर रहा है। रियल नंबर में से मैं वो सारे वैल्यूज को हटा दूंगा जो प्रॉब्लम कर रहा है। वो सारे वैल्यूज कौन है, वो 2n+1 π/2 या 2n-1 π/2 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है उस सारे वैल्यूज को, ठीक है। जहां पे n बिलोंग्स टू क्या, z है, n बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो दिस इज द डोमेन ऑफ 10x फंक्शन। 10x फंक्शन का डोमेन रियल नंबर नहीं होता है। 10x फंक्शन का डोमेन में कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। 10x फंक्शन का डोमेन में कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। वो रेस्ट्रिक्शंस क्या है कि रियल नंबर -2n+1 π/2, जहां पे n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है। समझ आता है आपको यहां तक, क्लियर है, पक्का। चलो आगे देखते जरा। अभी हमें बातचीत करना है इसका रेंज के बारे में। किसके बारे में, इसका रेंज के बारे में बातचीत करना है। समझ आ रहा है ना, क्लियर है। तो इसका रेंज क्या होगा जरा ध्यान से देखो, समझ आता है क्या मेरी बात, क्लियर है। डोमेन तो बात निकाल दिया, रेंज निकालो। sin x का रेंज क्या होता है, -1 से 1, और cos x का रेंज क्या होता है, -1 से 1, ठीक है। दो इंटरवल का रेशियो क्या अभी निकाल सकते हैं क्या, कभी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। बट आइडिया लगा सकते हैं। आइडिया कैसे आइडिया लगाएंगे, देख, मान लो sin x बहुत बड़ा हो गया, मान लो 1 हो गया, और cos x जो है वो बहुत छोटा हो गया, मान लो 0.00001 हो गया, तो tan x क्या होगा, 1/0.001 मतलब
बहुत बड़ा नंबर, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना ही बड़ा नंबर आएगा। मतलब 10x मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, इंफिनिटी तक जा सकता है। और अगर sin x बहुत छोटा हो गया, नेगेटिव में मान लो, या फिर ऐसे मान लो sin x -1 हो गया और cos x अभी भी 0.001 है, तो क्या हो सकता है, बहुत बड़ा नंबर आएगा, बट माइनस लगने के साथ साथ ये माइनस इंफिनिटी हो जाएगा ना। मतलब 10x का आंसर क्या हो सकता है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी पूरा हो सकता है। दैट इज उसका रेंज हो जाएगा रियल नंबर। 10x का रेंज क्या हो जाएगा, 10x का रेंज हो जाएगा रियल नंबर। समझ आ रहा है क्या मेरी बात, क्लियर है। 10x का रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। और 10x का डोमेन क्या हो जाएगा, रियल माइनस 2n+1 π/2 हो जाएगा। समझ आता है क्या, क्लियर है मेरी बात। चलो आगे देखते हैं। अरे इसको मैं इरेज क्यों कर रहा हूं यार, इधर इरेज करना था। चलो कोई बात नहीं, इसको बना देंगे वापस। चलो अभी मुझे क्या बनाना है, अभी मुझे 10x का ग्राफ बनाना है। अभी मुझे क्या बनाना है, 10x का ग्राफ, डोमेन, रेंज, ग्राफ, इन तीनों टॉपिक्स में बात करना है। ठीक है, अभी मुझे 10x का ग्राफ बनाना है। आ तो रहा है ना ऊपर, हाँ बिल्कुल सही चल रहा है। चलो अभी 10x का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो पहले हम क्या बना रहे हैं, जरा ध्यान से देख। पूरा दुनिया तेरे को ग्राफ रटा देगा, बोलेगा बना करके दे देगा, बोलेगा याद करो, बट मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा। ठीक है, फॉर्मेलिटी नहीं दिखा रहा हूँ कि भाई मेरे को तो ये सब आता है, मैं ऐसे सिखा रहा हूँ, नहीं, फर्जी चीजों में ध्यान नहीं देना है। ठीक है, दोस्त जो सिखा रहा हूँ उसको दिल से सीख ले। ठीक है, मैंने ऐसे सीखा है तो कंफर्टेबल महसूस किया, तो मेरा उम्मीद है कि मेरे बच्चे भी ऐसे सीखेंगे तो कंफर्टेबल होंगे वो भी, और उनसे बहुत जल्दी सवाल बनेंगे जितने जल्दी मेरे से बनता है। बस उतना ही काम है मेरे लिए। ना मैं मैथमेटिशियन हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञान हूँ, मैं बस एक ट्रेनर हूं जो आपको ट्रेन कर सकता हूं प्रॉपर्ली, किस प्रकार से आप उस एग्जाम में अपना बेस्ट का बेस्ट आउटपुट निकाल करके आओ। ठीक है, और बहुत ही अच्छा नंबर के साथ सेलेक्ट हो जाओ, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या फिर आपका जे का एग्जाम हो। ठीक है, तो चलो जरा ध्यान से देखते हैं कि 10x का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा 10x का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, समझ आ रहा है ना, क्लियर है। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना होगा कि डोमेन क्या है। ठीक है, क्योंकि डोमेन रेस्ट्रिक्शन लगा देगा ना अभी, कि डोमेन बोलेगा मैं तो हर जगह पे खुश नहीं हूं, मैं तो हर एक्स का वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं हूं, वो चिल्लाएगा ना इस तरीके से, समझ आ रहा है ना। तो मुझे ध्यान देना पड़ेगा। तो डोमेन क्या बोल रहा है कि भाई तुम ग्राफ कहीं पे भी बना सकते हो, भाई तुम ग्राफ कहीं पे भी बना सकते हो, बस इधर मत बनाना। इधर मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे मत बनाना। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 कौन होता है, जरा ध्यान से देखते हैं कौन होता है, π/2। ठीक है, ये हो गया 3π/2, ये हो गया 5π/2 एंड सो ऑन। आगे बढ़ेंगे तो और भी मिलेगा। ठीक है, इधर अगर देखते हैं तो कौन मिलेगा, -π/2। ये सारे को मैंने डॉटेड क्यों खींच रहा हूं पता है, क्योंकि यहां पे ग्राफ अनडिफाइंड हो जाएगा, यहां पे डिफाइन नहीं होगा। समझ आ रहा है क्या, क्लियर है। चलो अभी मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं। सबसे पहले 0 पे चेक करो, tan 0 कितना होगा, tan 0 हो जाएगा sin 0/cos 0, 0/1 0, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, sin 0 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, अभी देख, अभी π/2 में तो ये डिफाइन नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो π/2 का जस्ट पहले और जस्ट बाद हम बातचीत करेंगे कि क्या होगा। देखो π/2 का जस्ट पहले ऊपर कौन है, π/2 का जस्ट पहले ऊपर कौन है, साइन, नीचे कौन है, cos। तो साइन का आंसर देखो, π/2 का जस्ट पहले यहां पे साइन का वैल्यू क्या है, 1 से थोड़ा सा छोटा, 1 से थोड़ा सा छोटा, मान लेते हैं 0.99999 ऐसे। ठीक है, और cos तो डिनोमिनेटर है ना, cos में देखो π/2 से थोड़ा सा पहले देखो क्या है वैल्यू, 0 से थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, 0 से थोड़ा सा ऊपर, मतलब ये कितना आएगा 0.000001 इस टाइप का आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो न्यूमरेटर वापस डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो गया, बड़ा ही नहीं बहुत बड़ा हो गया। जब आंसर बहुत बड़ा हम बोलते हैं तो क्या हो जाता है, इंफिनिटी हो जाता है। मतलब π/2 से थोड़ा सा पहले ग्राफ किधर टेंड करेगा, इंफिनिटी पे चला जाएगा। इंफिनिटी मतलब बहुत दूर जाएगा, बट कभी भी इस डॉटेड लाइन को वो टच नहीं कर पाएगा। समझ आ रहा है ना, क्लियर है। सिमिलरली π/2 का राइट साइड में देखो, π/2 का राइट साइड में इधर क्या दिख रहा है, 0 से थोड़ा सा नीचे दिख रहा है वैल्यू, दैट इज माइनस। और π/2 का राइट साइड में यहां पे तो वैल्यू सेम दिख रहा है, दैट इज 0.999। मतलब आपकी बात सेम वैल्यू आ रहा है, बट एक माइनस साइन की वजह से आंसर प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। तो π/2 का राइट साइड में आंसर क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी, मतलब एकदम नीचे। समझ आ रहा है क्या, क्लियर है। π/2 का जस्ट राइट साइड में देख रहा हूं, जस्ट राइट साइड में, ऐसे नहीं कि राइट साइड बोलते यहां पे आ जाओ, जस्ट राइट साइड, जस्ट लेफ्ट साइड।
ठीक है, नेबरहुड। ठीक है, अगर मैं माइनस पाई बाई टू में देखूं तो माइनस पाई बाई टू का राइट साइड में देख सकते हो कॉस पॉजिटिव, और माइनस पाई बाई टू का राइट साइड में देख सकते हो साइन का वैल्यू क्या, -1 से थोड़ा सा बड़ा, -1 से थोड़ा सा बड़ा, दैट इज माइनस यहां होगा और ये प्लस में होगा, तो ये आंसर वापस क्या हो जाता है, बहुत बड़ा विद ए नेगेटिव साइन, तो -इंफिनिटी। समझ में आ रहा है, क्लियर है, पक्का। सिमिलरली यहाँ पे प्लस इंफिनिटी, यहाँ पे -इंफिनिटी, ऐसे चलता जाएगा, यहाँ पे प्लस इंफिनिटी। समझ आ रहा है ना। तो ये ग्राफ यहां से चालू होकर के, ये ग्राफ यहां से स्मूथ नहीं हुआ है, ये ग्राफ यहां से चालू होकर के यहां तक आएगा। समझ आ रहा है ना, ये ग्राफ यहां से चालू होकर के यहां तक आएगा, ये ग्राफ यहां से चालू होकर के यहां तक आएगा, ये ग्राफ यहां से चालू होकर के यहां तक आएगा, ऐसे हो जाएगा tan x का ग्राफ। तो ये तो 0 हो गया, ये वैल्यू कौन सा होगा बोलो, ये वैल्यू पे भी तो tan 0 है ना, तो tan 0 कब होगा, जब sin 0 होगा, न्यूमरेटर जब 0 होगा तभी तो 0 होगा। sin 0 के बाद कहां पे 0 हो रहा है, पाई पे 0 हो रहा है, मतलब ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, पाई, ये हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा -पाई, इस प्रकार से। दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x। समझ में आ रहा है, देखो कितना आसानी से हम साइन और कोसाइन का इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए tan x को ड्रॉ कर लिए। समझ आ रहा है, तो इस प्रकार से सीखो, जब इस प्रकार से सीखोगे ना, तब सब्जेक्ट में जो कमांड बनेगा ना, सारे मास्टर को हरा देगा, गारंटी देकर के बोल रहा हूं। ठीक है, गारंटी है, मेरे चैलेंज है। ठीक है, मेरे को भी हरा, पूरा दुनिया को भी हराएगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो ये हो गया तेरा ग्राफ ऑफ tan x। समझ आ मेरी बात, ये हो गया तुम्हारा ग्राफ ऑफ tan x। ठीक है, अब इसका पीरियड देखो कितना इंटरवल बाद। आप बोलोगे सर यही फोटो तो हर जगह पे रिपीट हो रहा है, ये जो फोटो दिख रहा है ये फोटो तो रिपीट हो रहा है ना हर जगह पे। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, तो ये फोटो किसका है सर, ये फोटो सिर्फ और सिर्फ किसका है, पीरियड कितना है, ये पाई लेंथ का पीरियड, इधर पाई बाई टू, इधर पाई बाई टू, कितना पीरियड हो गया, पाई लेंथ का पीरियड हो गया। तो पीरियड कितना बोलेंगे हम, पाई बोलेंगे। ठीक है, तो याद रखना साइन कॉस सेक कॉसेक चारों का पीरियड 2 पाई होता है, बट tan x और cot x फंक्शन का पीरियड कितना होता है, पाई। वो पाई इंटरवल बाद अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, तो ये बना लेते हैं, ये बना लो कॉपी में, फटाफट बना लो। ठीक है, मैं यूज कर रहा हूं ये सब चीजों को। ठीक है ना, अभी मैं sec x के पीछे भाग रहा हूं और sec x को प्रॉपर्ली ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, sec x फंक्शन, sec x अगला डिस्कशन आएगा हमारा किसके ऊपर, sec x फंक्शन के ऊपर। जरा ध्यान से देखिए उसको। ठीक है भाई, चलो sec x आएगा नेक्स्ट डिस्कशन। फोर, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू sec x। ठीक है, इसका डोमेन पे अगर बात करने गया तो डोमेन तो तुम खुद ही निकाल सकते हो। बोलोगे इसको, ये तो 1 बाई cos x है, तो cos x जहां पे 0 होगा उस जगह पे अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब इसका डोमेन तो सेम हो जाएगा किसके साथ, tan x के साथ, दैट इज r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। समझ आ रहा है ना, इसका डोमेन सेम हो जाएगा किसके साथ, tan x के साथ। tan x का जो डोमेन था वही हो जाएगा इसका भी डोमेन, जहां पे n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर। और रेंज अगर बात करूं तो cos x का वैल्यू क्या होगा, -1 से 1 होगा ना, तो रेंज क्या होगा जरा ध्यान से देखो, रेंज क्या होगा, 1 बाई 1 कितना होता है, 1 ही होता है, और 1 बाई -1 कितना होता है, -1 होता है। 1 और -1 पे क्लोज है, तो यहाँ पे भी मैंने क्लोज लगाया। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। और देखो फिर जैसे जैसे आप 0 के नजदीक आओगे ना, तो जैसे 0.001 1 डिवाइडेड बाई 0.001 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, मतलब 1 से लेकर के इंफिनिटी हो जाएगा इसका इधर वाला रेंज, और साथों साथ यूनियन लेकर के आएगा। जब आप -0.001 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, बट माइनस साइन की वजह से वो इंफिनिटी हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो sec x का जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। समझ में आ रहा है ना, sec x का जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। समझ आ रहा है, ठीक है। तो इसी डाटा को यूज करके हम उसका ग्राफ बनाते हैं। कैसे आया ध्यान से देख लेना, इसका अलग अलग वैल्यूज, इस इंटरवल का अलग अलग वैल्यूज पुट करके देखना, आपको सारे आंसर इस इंटरवल में मिलेगा। ठीक है, चलो उसका ग्राफ बनाते हैं अभी जरा sec x का। ठीक है, उसका ग्राफ बनाते हैं जरा sec x का। ठीक है, उसका ग्राफ बनाते हैं जरा sec x का, x y। ठीक है, x y। सबसे पहले डोमेन, डोमेन कहां कहां पे मना कर रहा है, वही पहले की तरह tan की तरह पाई बाई 2 में लाइन खींचना पड़ेगा।
डॉटेड लाइन 3π/2 पे खींचना पड़ेगा, फिर -π/2 पे खींचना पड़ेगा, फिर -3π/2 पे खींचना पड़ेगा, ऐसे। और रेंज जो है वो क्या है, -∞ से -1, मतलब -1 से 1 वाला इंटरवल जो है वो आंसर पे नहीं आएगा, ठीक है। -1 से 1 वाला जो इंटरवल है वो आंसर पे नहीं आएगा, समझ आ रहा है ना, क्लियर है। चलो सर ध्यान से देखते हैं, यहां पे तो बना नहीं पाएंगे। पाइप 1 पे क्या होगा, 0 पे क्या होगा बोलो, 0 पे तो 1 हो जाएगा, बिकॉज 1/cos 0 विल बी 1, 0 पे 1 होगा, ठीक है। π/2 पे डिफाइन नहीं होगा। पाई पे क्या हो जाएगा, 1/cos π, cos π का वैल्यू होता है -1, ग्राफ में चेक कर लो, cos π का वैल्यू -1, तो 1/-1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। इधर कौन है, -π, cos ऑफ -π का वैल्यू भी क्या होता है, -1 होता है। ध्यान से देखना, π/2 से थोड़ा पहले देख रहा हूं, π/2 से थोड़ा पहले, 0 से थोड़ा ऊपर है वैल्यू, देखना π/2 से थोड़ा पहले अगर x का वैल्यू है तो y का वैल्यू, ग्राफ के कोरस्पोंडिंग y का वैल्यू किधर है, इधर है ना, इधर मतलब 0 से थोड़ा सा ऊपर, 0 से थोड़ा सा ऊपर मतलब 0.001, तो 1 डिवाइडेड बाई 0.001 क्या होगा, डिनोमिनेटर बहुत छोटा कंपेयर टू न्यूमरेटर, तो क्या होगा आंसर, इंफिनिटी को टेंड करेगा, तो ये हो गया इंफिनिटी, समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर इधर देखोगे -π/2 के इधर, या फिर आप इधर ही देख लो π/2 के इधर क्या हो जाएगा, -∞ में आएगा। इधर देखोगे +∞, इधर देखोगे -∞, आप चेक करके देख सकते हो ग्राफ से, ठीक है। फिर अगर इधर जाएंगे तो -∞ आपको दिखेगा, समझ आ रहा है क्या। फिर इधर जाएंगे तो -∞ दिखेगा। ये जो ग्राफ कहीं ना कहीं बन जाएगा वो किस प्रकार से बनेगा, वो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। किस प्रकार से बनेगा, वो इस प्रकार से बनेगा, समझ आ रहा है क्या, क्लियर है ना। ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 बनता जाएगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ sec x फंक्शन, जो कि -1 से 1 के बीच में कोई हिस्सा उसका नहीं होता है, बट -1 और 1 पे होता है, ठीक है। रेंज का बात कर रहा हूं, रेंज का, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ sec x फंक्शन, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो इसका पीरियड कितना है, आप अगर बोलते हो इसका पीरियड कितना होगा, ये देखो यहां से लेकर के यहां तक, ये जो फोटो है, इस इंटरवल में जो फोटो है वही पूरा ग्राफ में रिपीट होगा, ये जो फोटो है वही तो रिपीट हो रहा है ना। तो इस फोटो का लेंथ कितना है, मिनिमम लेंथ कितना है, इधर π/2 और इधर 3π/2, कितना होगा 2π, तो sec x का पीरियड भी कितना आएगा, 2π आएगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो टोटल 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस करके दे दिया। अभी आपका होमवर्क बनता है कि नंबर 5 और नंबर 6 को आप करो, दैट इज cot x और cosec x को आप करो, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। बट अगर मेरे को आप धोखा दिए कि किताब खोल के आपने ग्राफ बना दिए, डोमेन रेंज लिख लिए एनसीईआरटी खोल के, तो आप अपना पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे और मैं भी मारूंगा आपके पैर पे कुल्हाड़ी वेडनेसडे को, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि मेरे को पता है कि कौन सा सवाल पूछेंगे, अगर आप खुद से ट्राई किए होंगे, नहीं बना पाए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बना करके दूंगा, बट अगर चीटिंग किए तो मेरे को माफ नहीं करना है आपको, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, ये बात याद रखिएगा आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका sec x फंक्शन का इंट्रोडक्शन। इसके बाद आप cot x और cosec x को खुद बनाएंगे, ठीक है। और फिर cosec x तक बनाने के बाद आप कॉपी में एक और काम करके रखेंगे कि एक टेबल बना करके रखेंगे इस प्रकार से। बोले सर ये किसके लिए, ये याद रखने के लिए, ठीक है। 6 रो बनाओगे ऐसे, ठीक है। फिर इधर फंक्शन लिखोगे, इधर डोमेन लिखोगे, इधर आप रेंज लिखोगे और इधर आप पीरियड लिखोगे। फंक्शन का नाम डोमेन, रेंज, पीरियड, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 कॉलम और 6 या 7 रो बना करके इस टेबल को कंप्लीट करके रखोगे। तो ये टेबल, ये सब ग्राफ, सब कुछ मैं चेक करूंगा वेडनेसडे को, ठीक है। और ये ग्राफ फॉर्मेलिटी के लिए बुक देख करके छापना मत, मैं सवाल पूछूंगा जवाब नहीं दे पाओगे तो ग्राफ का कोई वैलिडिटी नहीं है, फालतू में पेरेंट्स को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉपरली काम कर लीजिएगा, है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो गया, है ना। तो मैंने आपको सिखा दिया किस प्रकार से हम साइन का ग्राफ को देख करके और कोसाइन का ग्राफ को देख करके रिमेनिंग चारों फंक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने tan और कोसेक को बनाया उसी प्रकार से आप कॉट और कोसेक को बनाओ आराम से। अगर ये टॉपिक आपने समझे होंगे तो आपसे पूरा बनेगा ग्राफ, ठीक है। ईमानदारी से, बहुत मेहनत से, ये सब ना, ये जो अभी जो पॉलिनोमियल मैंने 1.5 घंटा आपको पढ़ाया ना, आप जानते हो कि हकीकत में दुनिया में कितना समय पढ़ाया जाता है, 15 मिनट में ये टॉपिक खत्म किया जाता है, समझ में आ रहा है ना। उस चीज को 90 मिनट पढ़ाया, 6 गुना टाइम लगा करके। तो जितना मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, उतना मेहनत अगर नहीं करोगे आप खुद के लिए तो छोड़ेंगे नहीं, आपको माफ नहीं करेंगे, याद रखिएगा, समझ आ रहा है ना, क्लियर है। तो याद रखिएगा कि जिस प्रकार से बोल रहे हो उसी प्रकार से आपको पढ़ना है, समझ आता है, क्लियर है। और ये वेडनेसडे के अंदर खत्म करना है, और भी 2 लेक्चर आएगा आगे आपका, ठीक है। तो प्रॉपरली अपना काम करते जाओ और चीजों को निपटाते जाओ, ठीक है।
तो बाकी बातचीत अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए यहीं तक रख रहे हैं। अगले लेक्चर में अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे। एक्सपोनेंशियल लॉगरिदमिक, ये सब मैंने लॉगरिदम चैप्टर में बातचीत किया था, वापस बातचीत करेंगे। मैंने बोला था उधर बातचीत होगा, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। एक्सपोनेंशियल लॉगरिदमिक, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्मा फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, रेसिप्रोकल, ये सब कुछ आएगा उधर। ठीक है, तो चिंता ना करो, अगले लेक्चर में अपन मिलेंगे और प्रॉपरली जो है अपना काम जो है वो आप करते रहिएगा। ठीक है, आज के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं। अलविदा।